अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 10 फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग FTST 2106 में हम फूड पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो फूड पैकेजिंग है उसकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत है। उसके अलावा फूड पैकेजिंग की मदद से किस तरीके से हम अपने जो प्रोसेस्ड फूड है उसको डिग्रेडेबिलिटी से बचा सकते हैं। उसके अलावा हम उसकी प्रॉपर प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम वो मटेरियल्स भी देखेंगे जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं आप फूड पैकेजिंग के अंदर। एज यू ऑलरेडी नो कि जो फूड साइंटिस्ट हैं या फूड जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनका जो सबसे गोल है बड़ा, जो इनका मेजर टास्क है, वो टास्क ये है कि आप किस तरीके से कोई बहुत आसान हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस जो फूड्स हैं वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकें एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। देखिए, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, हमारी जो फूड प्रोसेसिंग उनके बाद जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइस है वो आम आवाम की दस्तरस में आती जा रही है। बहुत सस्ती होती हैं वो प्रोडक्ट्स, और ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट का ही कमाल है कि वो अच्छी क्वालिटी का जो चीप प्राइस प्रोडक्ट है वो उसको आसानी से मुहैया कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये कि ये जो चीज़ें हैं इनको इनकी तकमील के लिए और ख़ास तौर पर आपको इस तरह का अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लो प्राइस पर देने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो है जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो फूड है वो किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के बायोलॉजिकल, केमिकल या कोई फिज़िकल फैक्टर से मुराद ये है, देखिए जैसे हवा है आपके पास, सनलाइट है या वाटर इटसेल्फ है, उसकी वजह से आपकी जो फूड मटेरियल है उसके अंदर किस किस्म की जो डिटीरिएशन हो सकती है, उसके अंदर डिग्रेडेबिलिटी हो सकती है। तो ये अगर अकेला कोई फैक्टर आया है या कोई 2-4 किस्म के फैक्टर्स मिल जाएं, तो वो फैक्टर्स किस तरीके से क्या रोल प्ले कर सकते हैं आपकी फूड को ख़राब करने के लिए। इनके बारे में इंफॉर्मेशन और इनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना फूड टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह हमारे साथ साथ जो आपकी फूड की प्रिजर्वेशन है, फूड की प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल्स का जानना भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको अप्लाई करके आप फूड को एक लंबे अरसे के लिए जो है आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं विदाउट letting the food go to degrade, और without changing the nature of the food, हम उसकी फूड को क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए और आप उसको जो है जो प्रिजर्वेशन करते हैं, तो वो जो प्रिजर्वेशन है उसके बारे में जो प्रिंसिपल्स हैं उनका जानना भी ज़रूरी है। प्रिजर्वेशन का सबसे जो बड़ा मकसद होता है वो ये कि आप एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से छोटी ईद के मौके पर जो टमाटर था वो तकरीबन 4-5 रुपये किलो आम बिक रहा था, लेकिन इस वक्त 2 माह के बाद आपके पास जो टमाटर का रेट है वो ऑलमोस्ट जो है 100 रुपीज़ पर केजी से ऊपर एक्सीड कर चुका है। सो दिस वॉज जस्ट अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फूड वेस्टेज, क्योंकि हमारे पास प्रिजर्वेशन नहीं है, हम उसको प्रोडक्ट में किसी कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम इसकी कोई लॉन्ग शेल्फ प्रोडक्ट बना नहीं सकते, हम मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो किसान है जब वो बेच देता है उस सब्ज़ी को, उसको कोई मुनाफा नहीं होता। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़ास तौर पर हमारे पास फूड इंडस्ट्री के अंदर जो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इनका सामना करना पड़ता है। जो फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री के अंदर जो लास्ट स्टेप होता है फूड को सप्लाई करने से पहले, वो उसकी पैकेजिंग होती है। जो पैकेजिंग होती है वो ना सिर्फ ये कि फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखती है, उसको शेल्फ लाइफ को प्रिजर्व करती है, बल्कि इसके साथ साथ जो अच्छा पैकेज है, देखिए अगर आपके पास कोई अच्छा सी कोई पैकिंग की गई हो और आप उसकी वजह से कोई मिसाल के तौर पर आप कोई नया प्रोडक्ट देखते हैं बड़ा खूबसूरत पैकिंग में हो, तो ग्राहक का दिल करेगा कि नहीं मैं इस प्रोडक्ट को परचेज़ करूं। तो मार्केटिंग के लिए भी और ख़ास तौर पर पर्सनल जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो आसानी भी उससे बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर किस तरीके से, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट लेने गए हैं, जैसे ऑयल है, ऑयल 10 केजी का लेने गए, लेकिन उसके साथ एक ऐसा कंफर्टेबल हैंडल मौजूद है बड़ा मजबूत सा, जिसको आप उठा के आसानी से आ सकते हैं, या
उसके साथ एक छोटा सा रोलर लगा हुआ है कि आप उसको रोल कराकर आसानी से उसको जो है लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी अगर पैकिंग में मौजूद हो तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी अंदर जो मार्केटिंग है वो बड़ी इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, जो हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन और जो पैकेजिंग है बेसिकली ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास नॉर्मली जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो है तकरीबन लेस देन 2% ऑफ ऑल फूड बीइंग प्रोड्यूस्ड वो वेस्ट होती है। मतलब ये बहुत थोड़ी मिकदार में खुराक है जो ज़ाया हो रही है, जबकि पाकिस्तान जैसे ममालिक में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्योंकि ना ही अच्छी स्टोरेज है, ना हमारे पास कोई अच्छी प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, ना हमारे पास इस तरह की कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि जहाँ पर हम अपने रॉ फूड मटेरियल्स को प्रोसेस करके किसी वैल्यूएबल लॉन्ग शेल्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। नतीजा तकरीबन हमारे पास 30 से 50% जो हमारी फूड मटेरियल है वो ज़ाया हो जाता है। देखिए, हमारे एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, भूख है, अफलास है, इसके साथ साथ हम इसकी ज़्यादा खुराक को ज़ाया भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये इन चीज़ों से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वी हैव टू एनहांस आवर एबिलिटी टू प्रोसेस द फूड, वी हैव टू एनहांस द एबिलिटी टू प्रिजर्व द फूड, we also have to enhance the ability to convert raw materials into valuable products which have longer shelf life. किसी भी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में जो फूड पैकेजिंग की जाती है उसके बुनियादी तौर पर 4 मेन मकासद होते हैं। मसलन जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फूड पैकेजिंग का, वो कंटेनमेंट है। कंटेनमेंट से क्या मुराद है? देखिए, जैसे आपके पास अभी आपने सुना होगा कोरोना वायरस की वजह से वो लोगों को कहते थे कि आप जनाब यारी जो है क्वारंटीन कर लें। तो क्वारंटीन का मतलब यू हैव टू कंटेन योर सेल्फ विद इन योर हाउस, विद इन द रूम। आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करते ताकि आपसे वो बीमारी दूसरों को ना लगे। बिल्कुल इसी तरह फूड को भी आप पैकेजिंग के जरिए कंटेन कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह आपके पास कोई जार है, जार के अंदर आपका फूड मटेरियल आपने ट्रैप कर दिया है, अब वो कंटेन हो गया। आउटसाइड जो एटमॉस्फेयर है उसका इस फूड प्रोडक्ट को जो आपको उस जार के अंदर मौजूद है उसका कोई रसाई नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। ये है कंटेनमेंट। तो जो कंटेनमेंट का बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि आपके पास जो पैकेजिंग के लिए हम जो करते हैं वो आप कंटेनमेंट उससे हासिल करते हैं, और कंटेनमेंट के ज़रिए आपका जो प्रोडक्ट है अब उस तक रसाई जो आपके एटमॉस्फेयर है, बायोलॉजिकल या केमिकल जो आपके पास कोई ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे कोई आपके पास सिस्टम के अंदर मौजूद चीज़ें हैं, उनकी रसाई आपके फूड मटेरियल तक मुमकिन नहीं रहती। इसी तरह जो कंटेनमेंट का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पास प्रॉपर्ली फूड कंटेन्ड है, देखिए मिसाल के तौर पर खुली हुई, आपने कभी कभार अगर वो देखी हो कि ये जो तूड़ी होती है, तूड़ी क्या है आपके पास, ये हे डस्ट है। तो आपके पास जो गंदम के बाद गंदम की जब आप कटाई करते हैं तो गंदम का जो दाने के आपको हासिल होता है उसके साथ आपको ये जो है हे डस्ट भी मिलती है, आपके पास ये तूड़ी जो मिलती है। देखिए, अगर आप तूड़ी को कॉम्पैक्ट करके या बोरियों की शक्ल में आप उसको कंटेन कर लें, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी इजी हो जाएगी, उसको स्टोर करना बड़ा आसान हो जाएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना आसान हो जाएगा। वरना क्या होगा, आप अगर बड़े बड़े ट्रकों में उसको भर के जा रहे होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है हवा के साथ साथ सड़कें भी गंदी करेगा, वो लोगों को भी पोल्यूट करेगा, वो एटमॉस्फेयर को भी जो है उसको मुतासिर करेगा। तो ये कंटेनमेंट की वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और जो प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी इजी हो जाती है। इसी तरह जो हमारे पास कंटेनमेंट का एक और जो हमारा फ़ायदा है वो ये कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को नॉन वेट ऑफ जो आपके पोर्शन हैं उसके अंदर भी आप जनाब यानी उसको रख सकते हैं। मसलन किस तरीके से देखिए कि लेट्स से कि आपके पास जो है आपने कन्नौर के चिकन क्यूब्स देखे हो। अब अगर आपको मैं एक बड़ा सा चिकन क्यूब दे दें जनाब यानी 250 ग्राम का चिकन क्यूब, तो भाई इसमें से थोड़ा थोड़ा काट के आप इसको कंज्यूम करते रहें और बाद में दोबारा इसको रैप कर दें, आपको पता नहीं लगेगा भाई मैं कितना, मुझे चिकन कन्नौर का मैं जो वो क्यूब है वो कितना मैं यूज़ करूँ। आपको जब उन्होंने एक स्पेसिफिक साइज़ दे दिया, आपको पता है कि यार आप एक डिश बना रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पर्सन ईटिंग द फूड, आप एक को यूज़ कर लें, आप एक डाल दें या आप उसके अंदर जनाब यानी 2 क्यूब्स डाल दें, तो आपको उसकी वजह से
जो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो पोर्शन है, उस पोर्शन का बड़ा फायदा हो जाता है। इसी तरह देखिए, आप में से जो हेल्थ कॉन्शियस बच्चे होंगे वो कहेंगे ठीक है जी, हमने जो है एक जूस से ऊपर नहीं पीना। अब क्योंकि आपके पास साइज है, आप मैं आपको जग में आपको रख के दे दूँ और आपको जनाब है जो कुछ पता नहीं लगे, आपको छोटी सी कटोरी दे दूँ, आपको पता ही नहीं लगेगा आप कितना जूस पी चुके हैं। बहुत सारे बच्चे पी रहे होंगे, लेकिन आपको जब उसका एक पोर्शन दे दिया है, आपको एक नॉन वेट दे दिया, नॉन वॉल्यूम दे दिया है, आपको पता होगा कि आप उसको किस तरीके से इजीली जो है कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास घरों में जिस तरह आप लोग करते हैं, चावल है या आटा है, वो आपने ड्रम में सेव किया हुआ है, आटा का ड्रम भरा हुआ है, आप वो उसमें से कंज्यूम करें, आपको अंदाज़ा नहीं है आप कितना आटा वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के पैकेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर समझिए कि अगर आपके पास आटा जो था वो घर का जो कंज्यूम हो रहा है, अब आपको पता नहीं है कि यार इसमें से मैं 1 मन लेके आया था, अब आपको पता नहीं है कि उसमें से 10 किलो आपने कंज्यूम कर लिया है, 5 किलो कंज्यूम कर लिया है, 6 किलो कंज्यूम कर लिया है, आपको कुछ पता नहीं है क्या है। इसके बजाय अगर आपके पास 1-1 किलो के 40 पैकेट होते, आप विदिन अ मिनट, लेस देन अ मिनट, आप फौरी तौर पर गिनती कर लेते कि हाँ भाई हमने इतने खा लिए हैं, बाकी इतने पीछे बचे हुए हैं। तो बेसिकली जो आपकी स्टॉक कीपिंग है, आप जो रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, आप मेंटेन करने के लिए कितनी आपकी मटेरियल आपके पास स्टोरेज में पड़ा हुआ है, इसका बहुत आसान हो जाता है, ख़ास तौर पर जब आपके पास कोई प्रोडक्ट जो है वो कंटेन्ड है, उसकी कोई पार्टीशन हुई है, वो कोई नॉन वेट ऑफ पोर्शंस में वो मुश्तमिल है। अच्छा, फिर ऑलरेडी हम ये बात बार बार कर चुके हैं कि जो कंटेनमेंट है, और कंटेनमेंट की वजह से जो आपका प्रोडक्ट है उसको कोई शेप या कोई डायमेंशन आती है। मिसाल के तौर पर देखिए, वो कोई चीज़ गोल हो सकती है, कोई आपके पास रेक्टेंगुलर है, कोई जब डेफिनेट उसकी डायमेंशन आ जाती हैं, तो उस डेफिनेट डायमेंशन की वजह से आपको पता हो जाएगा कि भाई आपके गोदाम में कितनी आप जो है वो जो है बोरियां रख सकते हैं, या आपको पता होगा कि आप अपने उस गोदाम में अंदर कितने ज़्यादा जो है ऑयल के डब्बे रख सकते हैं। तो आपको उस डायमेंशन से आपको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी स्टोरेज उसकी कैपेसिटी है। फिर जब आपके पास इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसकी कोई पार्टीशन हुई होगी, कोई उसकी स्पेशल किस्म की जो है आपने उसकी डायमेंशन दी हुई हैं, तो उसको डिस्प्ले करना भी आसान है। देखिए, आप जो दुकानों में जाते हैं, आप देखते हैं उन्होंने किस तरह से एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा प्रोडक्ट लगाकर सजा के वो चीज़ें रखी होती हैं। वरना अगर आपके पास ये लूज प्रोडक्ट हो, खुले हुई आपकी गंदम पड़ी हुई हो, खुली हुई चीज़ें पड़ी हो, आपको ढेरी लगाई हो, कुछ पता लगे, उससे कोई खूबसूरती नहीं आएगी, कोई जो डिस्प्ले है वो उससे वाज़िया नहीं होगा। इसके अलावा जो पैकेजिंग है, देखिए उसके अलावा साथ साथ हमारे पास कंटेनमेंट का जो एक और मकसद है वो ये भी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपनी इंटेग्रिटी बरकरार रखे। मतलब किस तरीके से, देखिए जो आपके पास आपने जो है देखा होगा कि आपके पास कुछ जैसे बिस्किट्स ऐसे आते हैं कि जिनके अंदर इंटरनली एक और पैकिंग की होती है, कि रैपर के अंदर आपने कोई उसके अंदर अगर खस्ता बिस्किट हो, जैसे अगर आप जो है टक का अगर आप जो है फैमिली पैक आप लें, तो उसके अंदर वो जो बिस्किट्स हैं वो डायरेक्ट प्लास्टिक के पैक में नहीं होते, बल्कि उसके लिए एक और प्लास्टिक का एक कंटेनर टाइप होता है जिसमें प्रॉपर्ली बिस्किट्स को प्लेस किया जाता है ताकि वो टूट ना जाए। देखिए, आपको अगर टूटा हुआ बिस्किट मिलेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहेंगे यार ये क्या चीज़ आ गई, तो ख़राब है। आप उसको प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो लूज़ हो जाएगी। इसी वजह से आपके पास ख़ास तौर पर जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए भी हमारे पास जो पैकेजिंग है और ख़ास तौर पर जो कंटेनमेंट की जाती है वो उसका बहुत असर है। इसी तरह देखिए, हमारे पास जैसे लेट से फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर आपको आपके घर में अगर कहीं पर जो है फॉर एग्जांपल कि आप जो है एनर्जाइल, या आप एक काम करते हैं कि आप जो है जैम का 1 केजी का आप पाउच ले आते हैं, या अचार का 1 केजी का पाउच ले आते हैं, तो आप सारे के सारे पाउच को इकट्ठे कंज्यूम नहीं कर लेंगे। आप क्या करेंगे, उस पाउच को खोलेंगे, उसको छोटे पैकेट के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो इसकी वजह से आपके पास वो जो नॉन वेट आया, अगर वो किसी हंडिया में आ रहा हो तो आपको उसको मेंटेन करना, उसकी हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो जब वो पाउच के अंदर है, आपने उसमें से कोई नॉन पोर्शन आपने बना लिया कि आप अपने टेबल के ऊपर उसको रख सकते हैं, जब वो ख़त्म होगा दोबारा उसको रीफ़िल कर लेंगे। तो इस तरह आपकी जो रीफिलिंग है वो भी पॉसिबल होती है जब आपके पास कोई नॉन, कोई डेफिनेट वेट वगैरह मौजूद होता है। फिर उसके साथ साथ इस तरह की जो पैकेजिंग होती है उनको आसानी से सील भी किया जा सकता है कि आपके पास जैसे आपने कोई पाउच खोला, ये आप अगर देखिए कि चिकन स्प्रेड वगैरह देखें, तो चिकन स्प्रेड के जो बड़े पाउच होते हैं उनके पास वो कैप लगी होती है। आपने उस कैप को खोला, उसको निकाल लिया, उसके बाद दोबारा वो कैप चढ़ा दी। या केचप के भी जो बड़े पाउचेज़ हैं उनके ऊपर वो जो है वो कैप लगी होती है,
वो उस कैप की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है आप इजीली उसमें से वो डिस्चार्ज करा सकते हैं और बाज़ औक़ात आप देखो उसको फिल अप भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये जो कंटेनमेंट है उसका आपको इस तरह फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, हमारा जो फूड पैकेजिंग है उसका जो दूसरा मकसद है वो आपके फूड मटेरियल की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन है। किस तरीके से? देखिए कि हमारे पास जो सबसे बड़ा आपके फूड को ख़तरा होता है वो किसी बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन से होता है। ये बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन कहाँ से आती है? मसलन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उसके अलावा आपका कीड़े मकोड़े हैं, छिपकलियाँ हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं या चूहे वगैरह हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी जो फूड मटेरियल है वो कंटेमिनेट हो जाती है। अगर आपको देखें मिसाल के तौर पर खुली हुई चीज़ पड़ी है, खाने पीने की चीज़ है, खुली हुई पड़ी है, पैकेट्स में बंद नहीं है, आपको नहीं पता, आप जब जा रहे हैं रात को सो गए हैं तो आपके अंदर कॉकरोचेज उसके ऊपर जो है वो मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर छिपकलियाँ मूव कर रही हैं, चूहे मूव कर रहे हैं, उनका जो फीसिस है इट इज़ हाईली कंटेमिनेटेड, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल जो है उसका वो वेस्ट है और आपको जो है वो फूड मटेरियल जो है वो आपका कंटेमिनेटेड हो जाएगा, हो सकता है वो पॉइजनस भी हो जाए। तो इस वजह से आपने इस चीज़ से उसको बचाना है। इसी तरह हमारे पास हमने ऑक्सीडेशन से भी अपने फूड मटेरियल को बचाना है। ऑक्सीडेशन कैसे? मिसाल के तौर पे देखिए, ऑक्सीडेशन को हमने जैसे ऑयल के अंदर थोड़ा सा देखा था कि ख़ास तौर पर कि आपके पास जो लाइपिड्स होते हैं या कुछ फ्लेवर्स हैं, जब फ्लेवर्स होते हैं या लाइपिड्स होते हैं, जब ये ऐसी कोई चीज़ किसी फूड की ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो जो गली सड़ी सी गंदी सी बदबू आती है वो बेसिकली आपके पास जो रैंसिड स्मेल आती है वो स्मेल बेसिकली ड्यू टू द ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन की वजह से आपका जो फूड है उसका कोई कलर चेंज हो सकता है। तो क्या होगा कि आप जैम वगैरह देखें, अगर आपके पास वो उसके अंदर जो है वो बॉटल खुली रह जाए और वो ख़राब हो जाए तो अंदर से जो उसका कलर जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, लाइटर कलर वो डार्क हो जाएगा, उसके अंदर धब्बे पड़ जाएंगे, तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो अपनी पूरी अपील ही लूज़ कर देगा। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो अंदर केमिकल चेंज आएगी उसकी वजह से जो फूड में विटामिन्स मौजूद हैं वो विटामिन्स भी ज़ाया हो जाएंगे और आपको विटामिन्स वैल्यूएबल चाहिए थे, अब वो विटामिन्स उस फूड मटेरियल में अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ जो मॉइस्चर चेंज है उससे भी हमें पैकेजिंग बचाती है। किस तरीके से? देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ग्रो बेटर और दे आर एक्टिवेटेड व्हेन यू हैव हायर मॉइस्चर कंटेंट। इसीलिए तो आपको देखा था कि हम लोगों ने ड्राइंग वगैरह की थी कि ड्राइंग करते हैं ताकि आपके जो मॉइस्चर है उसको रिमूव कर लें, ताकि उनको वो कोई जो है प्लेइंग ग्राउंड ना मिल सके, वो जो ब्रीडिंग ग्राउंड ना मिल सके, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए या आप फ्रीज कर देते थे या आप उसको ड्राई कर देते थे फूड मटेरियल को। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो मॉइस्चर जो है उससे भी हमें जो पैकेजिंग है वो बचाती है कि ख़ास तौर पर आपके पास जब जो है मॉइस्चर वो माइक्रोबियल को ग्रोथ कर सकता था, ऑक्सीडेशन रेट्स को इन्हांस कर सकता है, उसके अलावा जो फूड है उसका टेक्सचर को भी चेंज कर सकता था, अब आपने उससे भी उसको बचा दिया। उसके अलावा आपका देखिए कि आप जो प्रिजर्वेशन है या प्रोटेक्शन फूड जो पैकेजिंग की वजह से आपका जो फूड मटेरियल है उसके एरोमा को आप लूज होने से बचा सकते हैं। किस तरह? देखिए आपको पता है अचार की एक डेफिनेट स्मेल है, आपका जो पाउच है वो सील होता है, इसका मतलब है कि आपके पास जब वो पाउच पड़ा होता है तो आपको उस अचार की कोई स्मेल नहीं आ रही, आपको कुछ वो जो उसका वो एरोमा है। देखिए अगर आपके पास फूड के अंदर वो एरोमास ना हो तो यू विल नेवर कंज्यूम द फूड मटेरियल। हमारे जो अक्सर फूड मटेरियल है हर फूड मटेरियल की डेफिनेट स्मेल है, उस स्मेल की वजह से वो भी हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद हमें वो जो चीज़ कोई आपको जायकेदार लगती है उसके अंदर जो स्मेल ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। इसी वजह से आपने इस स्मेल को भी बचाना है इसको, और इसके अलावा आप ये भी नहीं चाहते कि इसके अंदर किसी और किस्म की स्मेल की मिलावट हो जाए। तो इस वजह से आपने फूड जो है प्रोसेस्ड फूड है या कोई और रॉ फूड है उसकी पैकेजिंग कर दी है ताकि वो आप प्रिजर्व कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है आपके अरोमा लॉस या गेन से। इसी तरह फिजिकल चेंज से भी बचाव पॉसिबल है ड्यू टू द पैकेजिंग। मसलन किस तरीके से? कि देखिए अगर आपके पास, जैसे हमने बिस्किट्स की अभी एग्जांपल दी थी, कि आपके पास जब वो पैकेट प्रॉपरली अगर कोई पैकेजिंग हुई हुई है, गत्ते के डब्बे में मजबूत है, इसका मतलब दबाव पड़ने से कोई टूट फूट से बच जाएगा, कोई रगड़ नहीं लगेगी, कोई ऊपर से खुरदरा सरफेस नहीं होगा, क्रश नहीं हो जाएगा, इन चीज़ों से आपका जो मटेरियल है वो बच जाएगा और ख़ास तौर पर आप जो है उससे आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी उस प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास देखिए
जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग की मदद से आप जो है वो टेम्पर एविडेंट फीचर्स आप ऐड कर देते हैं। ये टेम्पर एविडेंट फीचर्स क्या होते हैं? खास तौर पर आप जब देखते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए वो खास तरह का निशान लगाया होता है। अगर आपको पैकेट पहले से खुला होगा, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा ये पैकेट पहले से किसी ने खोला हुआ था। इस वजह से उसके ऊपर इस तरीके से इनको कहते हैं टेम्पर एविडेंट फीचर्स, कि अगर आपके किसी ने फूड मटेरियल की पैकेजिंग इस तरह से की गई है कि अगर उसको किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है, उसको खोलने की कोशिश की है, आप लोगों को उसको पैकेट को देखते ही पता लग जाता है इसको खोला गया। तो इस तरह से उसकी सील लगाई जाती है कि आप दोबारा से उसको आसानी से क्लोज ना कर सकें। तो ये ना हो कि उसमें से फूड मटेरियल में से कुछ निकाल के या कुछ ऐड कर दे, तो आपको वो पता लग जाता है फ़ौरन। जितने भी हमारे फूड मटेरियल हैं, जैसे आप कोका कोला वगैरह की बॉटल या मिनरल वाटर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि उसकी बॉटल के ऊपर तो प्लास्टिक की जो सील सी लगी होती है, आप उससे फ़ौरन समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये बॉटल किसी ने पहले रिफिल तो नहीं हुई हुई। आपको जब उसको गौर से आप देखते हैं, आपको पता लग जाता है हाँ ये ओरिजिनल बॉटल है, ये प्रॉपर थी, ये मैं सही प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ये पैकेजिंग आपको इस तरह की सहूलियात भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास देखिए कि जो पैकेजिंग की मदद से ख़ास तौर पर किस तरीके से मज़ीद प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन होती है कि आपकी जो फूड मटेरियल है, आपके पास जो ओपन फूड मटेरियल हो, उसको एज सच रेफ्रिजरेशन में या फ्रीजिंग या ड्राइंग के अंदर मिसाल के तौर पर जो आपके पास आती है, उसके लिए वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन देखिए आपके पास ऑलरेडी आपने फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोसेस्ड फूड है जो रेफ्रिजरेशन के ज़रिए, फ्रीजिंग के ज़रिए, ड्राइंग के ज़रिए या किसी हीट प्रोसेसिंग के ज़रिए या आफ्टर अनदर प्रोसेसिंग ऑफ द फूड मेथड, उसके बाद आपके पास कोई प्रोडक्ट आया था, उस प्रोडक्ट को आपने प्रॉपर्ली किसी पैकेज के अंदर उसको पैक किया हुआ है, इसकी वजह से जो फूड है अब आपका सेफ हो गया है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर गई है, उसकी जो क्वालिटी है वो सेफ रहेगी। तो दिस वाज आल्सो पॉसिबल ड्यू टू द पैकेजिंग। अच्छा, अब हमारे पास देखिए जो पैकेजिंग है वो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। मसलन मेटालिक कैन हो सकता है, जैसे आप अनानास वगैरह देखते हैं आप लोगों को मेटालिक कैन में होता है, या जैसे जैम है आपके पास ग्लास जार में होता है, या जैसे मैंने आपको अचार की मिसाल दी थी कि अगर बड़ा पैकेट लेके आए तो आपके पास प्लास्टिक पाउच में होगा। डिफरेंट किस्म की आपके पास पैकेजिंग हो सकती है। देखिए जो सबसे जो है जो भी पैकेजिंग हो, इस पैकेजिंग का एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि आपके पास ख़ास तौर पर ऐसी फूड जिसको थर्मली स्टेबलाइज किया गया है। मिसाल के तौर पर किस तरीके से, जैसे आप देखते हैं कि दूध है, दूध को जब आप बॉयल करते हैं तो बेसिकली आपने जब हीट किया है, हीट करने की वजह से आपने उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मार दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो गए, उसकी वजह से अब आपके पास वो थर्मली स्टेबलाइज्ड फूड हो गई है। अब आपके पास देखिए कि जब ये उस दूध को आपने जब किसी टेट्रा पैक में पैक कर दिया, उसकी वजह से अब आपने ये, इसका मकसद ये था कि अब आपकी रिकॉन्टैमिनेशन दोबारा ना हो सके, ताकि अब आपके पास इस टेट्रा पैक ने रिकॉन्टैमिनेट करने से बचाना है, आपके दूध को ख़राब होने से बचाना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब कुछ ऐसे भी पैकेजिंग मटेरियल्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर कि जिसके अंदर आपके बिल्ट इन कोई प्रिजर्विंग सब्सटेंसेस हैं, या वो आपके पास क्या करते हैं कि वो आफ्टर द पैकिंग वो जो प्रिजर्विंग सब्सटेंसेस हैं वो थोड़े थोड़े डिस्चार्ज होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक एक्टिव पैकेजिंग आपके पास आ गई है। तो लेकिन इसको लिमिटेडली इसको यूज़ किया जा रहा है क्योंकि देयर आर आल्सो सम सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। तो लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है ताकि आपके पास जो पहले से आप अपने फूड प्रोसेस जो करें तो उस प्रोसेसिंग में आप उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड ना करें, बल्कि उसको पैकेज मटेरियल के अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर लें, ताकि उसकी मदद से जब आप वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे तो आपका जो है एक्टिव कोई पैकेजिंग होगी, कॉन्टीन्यूसली आपका जो पैकेज है वो जो है आपका प्रिजर्वेटिव जो है वो डिस्चार्ज करता रहेगा और जो आपका प्रोडक्ट है वो सेफ रहेगा। अच्छा, इसी तरह हमारे साथ जो हमारे पास जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर ख़ास तौर पर देखिए कि आपके पास जो वो आपको एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं, या आपके पास देखिए कि ख़ास तौर पर और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि एटमॉस्फेयर से कोई जो आपके पास फूड को जो असरअंदाज कर सकती थी, पैकेजिंग आपको उस चीज़ से भी बचाती है और उससे भी आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेफ रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको सेफ रख सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास
फूड पैकेजिंग है, उस फूड पैकेजिंग का एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट मकसद है वो कम्युनिकेशन भी है। मसलन किस तरीके से, देखिए कि आप लोग जो जब कोई प्रोसेस फूड लेते हैं तो उसके ऊपर लेबल लगा होता है, तो लेबल आपको बताता है कि भाई हलाल है, ये चीज़ हराम है, उसके अंदर क्या किस किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर मौजूद थे। उसके अलावा आपको जो कंपनी है उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसके अलावा साथ साथ पॉसिबल होता है कि लेट्स से अगर आप एलर्जी है आपको, फॉर एग्जांपल आपको नट्स से कोई एलर्जी है, तो आपको वो उनके बारे में हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। और ख़ास तौर पर जो लेबल होता है हमारे पास फूड प्रोसेस, जो आपके पास जो फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है जो पैकेज फॉर्म में है, उसका जो लेबल है वो बड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा होगा। ये नहीं होगा कि किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में लिखा हुआ है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके साथ साथ आपके उस लेबल के ऊपर ये इंफॉर्मेशन भी मौजूद होगी कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। उसके अलावा जो है उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो भी सारी की सारी मौजूद होगी। इसके साथ साथ हमारे पास देखिए जो पैकेजिंग के अंदर कभी कभार आप देखते हैं कि कहते हैं जी असली आप हमारा पैकेट खरीदें। खास तौर पर जिस सर्फ वगैरह के अंदर आप देखते हैं वो कहते हैं कि जिस तरह आपके पास सेफ्टी फीचर्स रखे होते हैं, वो सेफ्टी फीचर्स के अंदर कोई स्टिकर लगा होगा या इस तरह की कोई चीज़ होगी या कलर वो चेंज कर रहा होगा पैकेट, तो उसकी वजह से भी जो ग्राफिक्स है तो वो भी आपको बताते हैं कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं ये एक्चुअल है, ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और आप उसको फिर जो है उसको जो बेचने वाले हैं उनके लिए भी आसानी हो जाती है। इसी तरह जो आपके पास फूड प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो बार कोड्स होते हैं, वो बार कोड्स का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको स्कैनिंग वगैरह करनी उसके लिए आसान हो जाती है। और ख़ास तौर पे सुपर मार्केट के अंदर जहाँ पे चेकआउट करना होता है तो आपने जस्ट उसको स्कैनर के आगे से उस प्रोडक्ट को गुजारते हैं और वो स्कैन करके फौरी तौर पे उसकी कीमत वगैरह आपको कर लेते हैं। और साथ साथ ऑटोमेटिक जब आपके पास सिस्टम लगा हुआ है किसी सुपर मार्केट में, तो वहाँ पर आपको इन्वेंट्री यानी कि आपको पता लग रहा है कि कितनी चीज़ें बिक रही हैं, कितनी जा रही हैं। आपको खुद से किसी बंदे को नहीं भेजना पड़ेगा यार गिन के आओ कि कितने आज आपने जैम की बोतलें बेचनी है। ऑटोमेटिकली आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि आपके पास लेट से आज दिन में इतनी बॉटल सेल हुई हैं, जो है आपको इतनी स्टॉक में पड़ी होंगी। इसका मकसद है कि आप प्रॉपर्ली उसको सिस्टम को जो है वो अपना डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई लेट से कि आपके पास 100, आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास कम से कम 30 बोतलें जैम की हर वक्त मौजूद रहें, तो आपके पास जैसे ही वो 30 के करीब वो जनाब यानी आपके पास या 35 के करीब वो बॉटल्स आती हैं, ऑटोमेटिकली कोई ईमेल चली जाए जो है आपके पास मिचल्स वालों को या किसी और जो है रफान वालों को कि भाई आप हमें आप जैम की बॉटल मज़ीद प्रोवाइड कर दें ताकि हमारा स्टॉक मेंटेन रख सके। आपको खुद से ऑर्डर भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये हम जो है कोई प्रॉपर कोई टूल यूज़ करके इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो हमारे पास बाज़ औक़ात आपके जो फूड पैकेजिंग में तो इस तरह के कोड्स भी लगाए होते हैं जिसकी वजह से आपके पास ख़ास तौर पर फूड प्रोडक्शन की जहाँ पे वो प्रोड्यूस की गई है उसकी लोकेशन और डेट भी शामिल होती है। ख़ास तौर पे देखिए जैसे आपके पास पाकिस्तान में तो क्योंकि हमारे इस तरह के फ्री ट्रेड फूड प्रोसेस फूड के एग्रीमेंट्स और मुल्कों के साथ नहीं है, लेकिन जो EU के अंदर यूरोप के अंदर वहाँ पर आपके पास क्रॉस जो बॉर्डर्स हैं नहीं एग्जिस्ट करते, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क सप्लाई कर किए जा रहे होते हैं। और वहाँ पर ख़ास तौर पर बाज़ औक़ात ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो कंज्यूमर ये जानना चाहता है कि लेट्स से कि भाई वो कहता है कि भाई मैं उस रीजन की फूड ना कंज्यूम करूँ या मैं उस इलाके की कंज्यूम ना करूँ, तो पैकेज के अंदर शायद जगह कम होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दे सकें, तो आप कोई कोड लिख लें। उस कोड को अगर आप स्कैन करें अपने आप जैसे कोई QR कोड दे दिया जाए, आप देखें आपके पास ऐसे फूड प्रोडक्ट पाकिस्तान में काफ़ी कम है, लेकिन इंटरनेशनली ऐसे जो है हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके ऊपर कोई QR कोड लगा होता है। आप उस QR कोड को स्कैन करते हैं, आपके पास उसकी जनाब वाली डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि आप उसकी पैकेट के ऊपर आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते थे। पैकेट के ऊपर उसको सेव करना आसान नहीं था, पॉसिबल नहीं था। इस तरह से आप उसके अंदर कोई कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ फिर देखिए ख़ास तौर पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आप फूड लेते हैं उसके ऊपर बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट उसके ऊपर मेंशन होती है। इस वजह से आपको पता होता है कि भाई मैंने जो है इतनी डेट के अंदर इस फूड को कंज्यूम करना है, तो आपको शेल्फ लाइफ के हवाले से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। देखिए लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहीं सुपर मार्केट में खुद से आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप
वो आप उसकी एक्सपायरी डेट देखेंगे और आप कोशिश करेंगे लॉन्ग एक्सपायरी डेट वाला आप प्रोडक्ट लेके आए। लेट्स से कि आपके पास अगर देखिए वहाँ पे एक आपके पास वहाँ पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, एक प्रोडक्ट था जो कि अगले महीने एक्सपायर हो रहा है, एक प्रोडक्ट था जो 3 महीने एक्सपायर हो रहा है, एक प्रोडक्ट जो 6 महीने 1 साल बाद एक्सपायर हो रहा है। आप कोशिश करेंगे जो जिसकी लंबी से लंबी अरसे के लिए एक्सपायरी है आप वो प्रोडक्ट लें, ताकि आपके पास एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ घर में अवेलेबल हो सके। अच्छा, इसी तरह ख़ास तौर पर जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स के ऊपर एक जो है आपके पास कोई रिसाइकलिंग कोड भी मेंशन किया जा सकता है, कि उस पर आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया ये आपने किसी रिसाइकलिंग के ज़रिए ये आपने प्लास्टिक की बॉटल बनाई है, या आपने ये जो प्लास्टिक की बॉटल है इसको कहाँ पे वेस्ट किया जाएगा, इसको रिसाइकिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। क्योंकि ख़ास तौर पर एनवायरमेंटली जो कॉन्शियस लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भी हमें पता हो हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद उनका जो ठिकाना है, उनका जो वेस्ट है, उस वेस्ट को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसके बारे में जो जानना है इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी जो पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग आपको प्रोवाइड करती है वो कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस से क्या मतलब है कि देखिए कि आपके पास जो है ख़ास तौर पर हम जब भी मिसाल के तौर पर देखिए आपके पास अगर आपने पेप्सी का टिन कैन देखा हो, जो कोक का टिन कैन देखा हो, तो उसके ऊपर एक लिड बनी होती है। उस लिड को आप आसानी से उसको खींचते हैं, वो फौरी तौर पर वो चीज़ खुल जाती है। तो आपको कहते हैं कि आपके पास हाँ भाई ये कन्वीनियंस है, दिस इज़ द कन्वीनियंस। आप बॉटल परचेज करके आते हैं मिनरल वाटर की, आप उसकी कैप को जस्ट हल्का सा ट्विस्ट करते हैं तो कैप फ़ौरन खुल जाती है, दिस इज़ द कन्वीनियंस। अच्छा, इसी तरह से आपके पास देखिए कि मिसाल के तौर पर आपने कोई डिज़र्ट बना रहे हैं, केक्स वगैरह बना रहे हैं, तो केक्स वगैरह के ऊपर आपने वो जो डिज़र्ट वगैरह है उसके ऊपर आपने वो जो उसकी वो क्रीम आपकी तह लगानी है, तो क्रीम के लिए आपको प्रेशराइज जिसका आपके पास परफ्यूम्स होते हैं वो स्प्रे की तरह के आपको प्रेशराइज मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ड्रेसिंग करना, उसको डिज़ाइनिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। ये कन्वीनियंस है। तो जो कन्वीनियंस है बेसिकली, कन्वीनियंस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन द फूड पैकेजिंग। और ख़ास तौर पर जो कन्वीनियंस है वो आपके पास जो है आपके प्रोडक्ट के बिकने की एक बड़ी वजह भी हो सकती है। मसलन देखिए फॉर एग्जांपल आपको पता लगा कि यार आप एक दिन ख़रीद के लाए हैं, आपने कहा यार मैं तो जनाब यारी उसको खोलता रह गया, लेकिन वो पैकेट खुलने का नाम ना लिया, और हुआ क्या उसके बाद वो आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़ाया हो गया। आइंदा आप उस प्रोडक्ट को कभी परचेज़ नहीं करेंगे तो यार उनका तो पैकेट ही नहीं खुलता। तो इस वजह से आपके पास जो है जो कन्वीनियंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। कन्वीनियंस और भी कुछ टर्म्स में आती है, मतलब किस तरह देखिए आपकी फॉर एग्जांपल लार्ज फैमिली है, आप कहते हैं यार छोटी जो रूह अफ़ज़ा की बोतल जो है वो काफ़ी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं यार 2.5 लीटर की जो रूह अफ़ज़ा की बोतल है वो सही है। इसका मतलब आपकी कन्वीनियंस ये है कि आपको कोई लार्ज फैमिली साइज़ आपको चाहिए। आइसक्रीम लेना चाहते हैं, आप कहते हैं यार पूरी फैमिली कहती है आज तो हमने जनाब कुल्फ़ा आइसक्रीम खानी है, आप जनाब यार बॉल्स की आइसक्रीम लेके आते हैं। उसके अलावा अब आपके पास अब आप कहते हैं जी 10-12 लोग हैं, अगर आप इंडिविजुअल छोटे-छोटे कप खरीद के आएँगे वो आपको महंगी पड़ेगी। आप 2 लीटर का या 3 लीटर का बड़ा पैक, 2.5 लीटर का बड़ा पैक परचेज़ कर लेते हैं, फैमिली पैक परचेज़ कर लेते हैं, ये आपके लिए कन्वीनियंस है। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं आपके पास जो है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पैकेजिंग का जो डिफरेंट किस्म की जाती है उससे बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह इसकी मिसाल और इस तरह भी लीजिए कि लेट्स से कि आप जनाब वाली आप 2 दोस्त हैं, आप कहते हैं यार आज आइसक्रीम खाई जाए। अब आप पागल थोड़ी है कि आप कहेंगे यार मैं 2 लीटर आइसक्रीम ले लें, 2 बंदे आइसक्रीम वो नहीं ख़त्म कर सकते। आप जनाब वाली 2 छोटे कप ले लेंगे आइसक्रीम के, या आप जनाब वाली स्टिक वाली आइसक्रीम आप 2 परचेज़ कर लेंगे, बिकॉज इट विल बी सफिशिएंट। तो इस वजह से आपके जो डिफरेंट किस्म के जो पैकेजिंग के साइजेस हैं वो आपकी कन्वीनियंस जो है आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ है वो भी एनहेंस हो जाती है, उसकी जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन भी जो है आपकी ख़ास तौर पर वो जो है बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, इसी तरह देखिए आप लोगों ने अभी कभी वो जो जब शादियों पर वो जब वो निकाह के लिए वो जो आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह जिस पैकेट में देते हैं, आपने देखा कि उसके ऊपर रीसीलेबल वो जो आपके पास वो जिप टाइप लगी होती है। तो बेसिकली उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो हमारे पास वो एक रीसीलेबल पैकेट होता है कि आपको वो बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं हाँ यार, अब जैसे अगर आप बाज़ार से जाके कोई बादाम वगैरह तो महंगी आप ड्राई फ्रूट्स लेके आएँ, तो शॉपर में आम शॉपर में डालने के बजाय
आपको उस मोटे प्लास्टिक के अंदर रीसीलेबल जो है वो पैकेट के अंदर आप देगा कि आपने उसको जिप की तरह उसको आसानी से उसको बंद कर लिया। आपको इस तरह वो जो प्रोडक्ट है वो लंबे अरसे तक महफूज भी रहेगा और आपको बार बार गिठा नहीं लगानी पड़ेगी। आपको बहुत आसानी से आप उसको खोल भी सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी बेसिकली जो कन्वीनियंस के अंदर जुमरे में आती है। इसके साथ साथ और देखिए, घरों में ये आम बात है कि आप जब पानी की, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोका कोला की जो बॉटल आप लेके आते हैं, वो कोका कोला की बॉटल होती है, आप कहते हैं यार इसको अब खाली हो गई है, इसको पानी की बोतल के तौर पर आप इस्तेमाल कर लेते हैं। कन्वीनियंस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मैं आपसे शेयर करूँ कि व्हेन आई वाज इन जर्मनी, उस वक्त मैंने लोगों के घर में देखी थी कि उन्होंने जो थी, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स वगैरह होते थे, वो ग्लास वगैरह परचेज करने की बजाय क्या करते थे, जो जैम की बोतलें हैं उसके ढक्कन उतार के, उसको धो के, उसके स्टिकर वगैरह उतार के उसको ग्लास के तौर पर यूज़ करते थे। भाई आपके मुफ्त का ग्लास है, शीशे का ग्लास है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास वो कन्वीनियंस है। फिर देखिए कि आपके पास जो आइसक्रीम के टब वगैरह आते हैं, आइसक्रीम के जो पैकेट आते हैं, बाउल आते हैं, आप उनको यूज़ कर लेते हैं। या आपने कभी कभार देखा होगा कि ये जिस तरह आपके पास जो स्टोन हलवे का डब्बा होता है, मेटालिक डब्बा होता है घरों में, फिर उसके अंदर जो है वो माएँ नलकियाँ वगैरह इस तरह की जो चीज़ें, बटन वगैरह जो आम छोटा मोटा इस तरह का सामान है, आप उसको उसके अंदर सेव कर लेते हैं। इसका मकसद है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं बाद में भी। बाद बात इसीलिए जो आपके पास प्लास्टिक कंटेनर कोई आपके फूड मटेरियल के साथ सप्लाई किया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि भाई इसको आप हीटिंग यूटेंसिल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अब आप अपने ओवन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फ़ायदा है, आपके पास घर में एक बर्तन का इजाफा हो गया। वो इसी तरह आपके पास कोई अगर बाउल है, कोई प्लेट है, कोई कप है, तो वो भी आपके पास जो है वो कन्वीनियंस है। और आपकी जो है फूड पैकेजिंग ने ये एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। अच्छा जी, ये तो थी वो बुनियादी हमारी ज़रूरियात जो कि फूड पैकेजिंग पूरी करती थी। उसके अलावा कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं फूड पैकेजिंग की। मसलन क्या कि देखिए, आप जो पैकेजिंग प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली वो जनाब यानी उसका वो प्रोसेस एफिशिएंट होना चाहिए। मकसद कहने का क्या है कि देखिए कि आपके पास ख़ास तौर पर, मिसाल के तौर पर देखिए कि आपके पास जैसे जब हम ये पैकिंग वगैरह करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि उस पैकिंग की वजह से बाज़ औक़ात आपकी जो रीफिलिंग है वो ईज़ी होनी चाहिए। उसकी बॉटल की जो क्लोजिंग है वो, यानी कि जो ढक्कन वगैरह आप उसका, वो इस तरह हो कि आप उसको ईज़िली उसको ट्विस्ट करके टाइट कर सकें। उसकी हैंडलिंग आसान होनी चाहिए, उसकी जो है स्टोरेज करना उसको आसान हो। ये ना हो कि आप उसको उसको वो पैकेट इस तरह का अजीब सा हो कि आप उसको रख ही ना सकें। तो आपके पास अगर उसकी कोई बेस बनी हुई है, आप उसको खड़ा कर सकें, आप उस प्रोडक्ट को ऊपर कोई प्रोडक्ट और उसको प्लेस कर सकें, तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्शन, उसके अंदर कोई एफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि आपका जो वो पैकेजिंग है वो आपको एडिशनल बेनिफिट दे सके। अच्छा, फिर जो हमारे पास जो फूड प्रोसेसिंग जो आपके बाद आपके पास जो प्रोसेस फूड आया है, उसकी जो पैकिंग की गई है, उस पैकिंग के अंदर आपके पास पैकिंग की वजह से एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अब आपके पास देखिए कि प्लास्टिक, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको शीशे की जो बोतलें हैं वो आपको पड़ी हुई नहीं मिलती, क्योंकि जो शीशे की बोतलें होती है वो कबाड़ वगैरह ख़रीद देते हैं। और आपको जैसे पुराने ज़माने में आपको याद होगा बचपन में जब पेप्सी की जो शीशे की बोतलें वगैरह लोग ख़रीदते होते थे, तो आप क्या करते होते थे कि आपकी जो दुकानदार था वो बाकायदा सिक्योरिटी रखता होता था कि भाई आप जो है 10 रुपये आप वापस आपको उस वक्त दूंगा जब आप ये बॉटल खाली वापसी करेंगे। अब आपके पास चूँकि जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनकी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती। आप जिस जगह फंक्शन में जाते हैं जगह जगह आपको गंद पड़ा हुआ मिलता है। आपको जो पैकिंग है वो वेस्ट है, वो एनवायरमेंटल बड़ा उसकी डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल उसका इम्पैक्ट है। इस वजह से आपने ये भी देखना है कि भाई आप जो पैकिंग कर रहे हैं उसको, पैकिंग को इस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए कि जब आप पैकिंग जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर डिस्पोजल भी हो। ये ना हो कि वो आपके लिए वेस्ट बन जाए, आपके लिए हैंडल करना आज़ाद हो जाए। फिर ख़ास तौर पर देखिए कि आपकी जो पैकिंग है इस तरह होनी चाहिए कि वो कम से कम इस्तेमाल की गई हो और ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि अननेसेसरी आपने 10 लेयर लगा दी हैं, इसका मतलब है कि वो ज़ाया हो गई आपकी प्रॉपर मिनिमम अमाउंट ऑफ पैकिंग आप मटेरियल यूज़ करें ताकि आपकी एक तो पैकेजिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए, फिर उसके अलावा आपका जो वेस्ट है वो भी जो है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि जो वेस्ट है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसको टैकल करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास देखिए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर आपके जो पैकिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, प्रेफर करें कि वो पैकिंग मटेरियल रिसाइक्लेबल हो।
मिसाल के तौर पर आपने वो पैकिंग मटेरियल जो है आपने जब उसको पैकिंग को खोल दिया है, अगर वो रिसाइकलेबल है, इसका मतलब है कि आप उसको दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली अपने वेस्ट को जो है डिस्चार्ज, उसको ज़ाया होने से बचा, वेस्ट उस चीज़ को वेस्ट करने से बचा लेंगे। पाकिस्तान में तो हम अपने वेस्ट को अलग नहीं करते, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर नॉर्मली आप अपने वेस्ट को बाकायदा तौर पर अलग अलग करते हैं। कैसे? पेपर आप अलग करेंगे, जो है प्लास्टिक को अलग आप रखेंगे, मेटल को अलग रखेंगे, इसके अलावा जो है आपका पेपर या आपका जो है फूड मटेरियल को अलग रखेंगे, ताकि आप इन सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग अलग सप्लाई कर सकें, रिसाइकलिंग कर सकें और आप अपने वेस्ट को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकें। देखिए, अगर आप रिसाइकलिंग अगर आप प्रॉपर नहीं कर रहे, इसका नतीजा क्या होगा? लैंड फिल्स के अंदर जो बड़े बड़े कुएँ खोद के जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो लैंड फिल्स में फेंक दी जाती है, वो आपके पास वहाँ पर आप फेंक देंगे। और वो लैंड फिल्स में ये होता है कि वहाँ पर आप जो कहें वो जगह घेर लेगा, आपको उसका फ़ायदा नहीं है। लैंड फिल में सिर्फ वो चीज़ फेंकी जाए जो कि रिसाइकल नहीं की जा सकती। इस तरीके से आप अपनी जो लैंड फिल है उसकी एफिशिएंसी को भी मुतासिर कर रहे होंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए कि जो आपका पैकेज है उसकी सेफ्टी क्या भी बड़ा देखना पड़ेगा। पैकेज की जो सेफ्टी है उसको भी देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये ना हो कि वो जी इतनी उसकी बुरी सी पैकिंग है कि आपने पैकेट के ऊपर एक और पैकेट रख दिया, वो पैकेट आपका टूट गया। नहीं, योर पैकेट शुड बी सिक्योर एंड सेफ। उसके बाद उस पैकेट को इस तरह से महफूज होना चाहिए कि वो आपकी जो है कंटेमिनेशन प्रोडक्ट की रोक सके। अगर प्रोडक्ट फिर भी कंटेमिनेट हो रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारा नुकसान है, इस चीज़ से हमें बचना। फिर देखिए कि आपके पास ख़ास तौर पर इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि इसीलिए एक ख़ास किस्म की टर्म यूज़ की जाती है, फूड ग्रेड प्लास्टिक। फूड ग्रेड प्लास्टिक के अंदर आप जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक मटेरियल ऐसा प्लास्टिक मटेरियल होता है जो कि आपके फूड को कंटेमिनेट नहीं कर रहा होता, या आपके फूड के अंदर जो प्लास्टिक के कोई मोनोमर्स हैं या प्लास्टिक के अंदर जो एडिटिव्स ऐड किए हुए थे वो ऐड नहीं हो रहे। अगर आप कोई चीप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से पॉसिबल है कि उस प्लास्टिक में जो वो मोनोमर्स, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक थे जिनकी मदद से वो आपके पास वो प्लास्टिक बनी है, उसमें से वो मोनोमर्स निकल के, या जो आपने प्लास्टिक के अंदर कोई एडिटिव्स डाले थे जैसे कलर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ डाली थी, वो चीज़ें आपकी जनाब वाली पैकेज फूड के अंदर आपकी मिलनी शुरू हो गई हैं। कंटेमिनेशन है, नुकसान है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इस चीज़ से भी बचना है। फिर देखिए कि इसीलिए जो फूड पैकेजिंग है, ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं, मसलन दूध वगैरह आप देखें टेट्रा पैक है, बाकायदा वो प्रॉपर उसको जनाब वाली उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको इंश्योर किया जाता है कि भाई ये पैकिंग सही बनाई जा गई है। इसी तरह आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनकी जो पैकिंग है उसको इंश्योर किया जाता है कि पैकिंग सही है, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट जो कि आम आवाम इस्तेमाल कर रही है उनको एक सेफ़ प्रोडक्ट मिले, कंज्यूमर्स की जो सेफ्टी रहे और आपको जो है हेल्दी लाइफ जो है आप गुजार सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ है, लेवल्स ऑफ पैकिंग। तो हमारे पास जो पैकेजिंग होती है बेसिकली वो मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स की हो सकती है। तो आपके पास जो सबसे पहला लेवल है वो प्राइमरी पैकेज है। तो प्राइमरी पैकेज क्या होता है बेसिकली? देखिए, आपके पास वो पैकिंग जो आपके ओरिजिनल फूड मटेरियल के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट है, उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। मिसाल के तौर पर देखिए कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मूंगफली आप लेके आते हैं, मूंगफली अगर आप लेके आए हैं और वो जैसे हमारे पास सुपर क्रिस्प की वो जो निम्को आपके पास होती थी, उसके अंदर मूंगफली की भी उसकी आती थी, तो उसके अंदर वो आपके पास प्लास्टिक की जो पैकेट है, उस प्लास्टिक के पैकेट के साथ वो आपके पास जो है वो जो मूंगफली है वो तो वो जो आपके पास कांटेक्ट पे है, इसका मतलब वो जो प्लास्टिक का पैकेट है वो आपका प्राइमरी पैकेज है। अच्छा, फिर क्या होता है? अगर आप बल्ले बल्ले निम्को होते देखिए तो आपके पास जो एक निम्को का पैकेट है वो प्राइमरी पैकेज है कि जिसके अंदर आपके पास जो निम्को है वो बेसिकली आपके उस प्लास्टिक के पैकेट में है। फिर तकरीबन 10 से जो 12 पैकेट होते हैं जो निम्को के, वो गत्ते के डब्बे में पैक किए होते हैं। तो जो दूसरी पैकिंग की गई है आप उसको कह सकते हैं वो आपकी सेकेंडरी पैकिंग है। फिर वो जो गत्ते का डब्बा है आपने उसको एक बड़े से हार्डबोर्ड के कार्टन के अंदर आपने शायद 50-100 डब्बे रखे हुए हैं, तो वो जो तीसरा पैकिंग है वो टर्शरी पैकिंग आप उसको कहेंगे। उसके बाद जो कोई जो है आप की पैकिंग है तो वो आपके पास फर्दर वो पैकेजिंग आ सकती है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ये इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि जो पैकेजिंग है उसके किस तरीके से आपके पास वो जो है मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स हो सकते हैं। तो ख़ास तौर पर जैसे देखिए कि आपके पास जैम का जार है,
तो वो जो जार है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, चॉकलेट का रैपर है, टॉफ़ी का रैपर है, बिस्किट का रैपर है। अगर बिस्किट के अंदर कोई अलग से आपका कोई जो है वो मौजूद नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैकेज, तो वो भी आपकी प्राइमरी पैकेजिंग होगी। इसी तरह अगर आपके पास ट्यूना फिश है, वो प्लास्टिक के मेटालिक टिन्स में आती है, वो भी आपके पास जो है वो प्राइमरी जो है पैकेज होगी। फिर देखिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी अभी कि आपके पास वो जो बल्ले बल्ले जो निम्को है, वो उसके 12 पैकेट आपके गत्ते के डब्बे के अंदर मौजूद होते हैं। या आप इसकी मिसाल लें कि आपके जो टिक्की पैक है बिस्किट का, कोई भी ले लें, सुपर का ले लें, 5 रुपये का जो टिक्की पैक आता है, तो वो उसके 24 टिक्की पैक्स वो एक आपके गत्ते के डब्बे के अंदर मौजूद होते हैं। तो बेसिकली ये जो गत्ते का डब्बा होगा ये सेकेंडरी पैकेट होगा। फिर आपके तकरीबन जो है वो 24 के करीब, 24 या 50 के करीब, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, वो जो छोटे गत्ते के डब्बे एक बड़े कार्टन के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो आपकी वो टर्शरी पैकेजिंग होगी। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, आप इसको सो जो है एंड सो ऑन, आप जो है इसको जो है अपनी पैकेजिंग के लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा जी, जो हमारे पास पैकेजिंग है बेसिकली, जो फूड आप पैकेजिंग करते हैं, तो फूड पैकेजिंग की वजह से आपकी जो सराउंडिंग इन एटमॉस्फेयर है, उसके साथ जो फूड मटेरियल है जिसकी पैकेजिंग की गई थी, उसकी जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन जो है बेसिकली वो भी बड़ी चेंज हो जाती है इंटरेक्शन। मिसाल के तौर पर देखिए किस तरीके से, आपको पता है कि आपको जो ऑक्सीजन है बेसिकली, या जो एयर है, वो जो है आपके लाइपिड्स हैं या और ऑक्सीजन जो सेंसिटिव आपके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कलर्स, विटामिन्स या एरोमास, इनको डिग्रेड कर देता है, इनको डिटीरियोरेट कर देता है। तो आपको इसका मतलब है कि आपकी पैकिंग जो है वो, अगर आप मिसाल के तौर पर ऐसी फूड मटेरियल जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव है, जैसे आप कहते हैं कि यार इसको जो है ना अच्छी तरह टाइट जार में रखें ताकि वरना उसको जाला पड़ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसका मकसद है कि आपको कोई जो है वैक्यूम या कोई नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर, या आपको कोई ऐसी पैकेजिंग करनी पड़ेगी जो कि गैसेस के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सके, ऑक्सीजन के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सके। इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल शो किया हुआ है जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पास बेसिकली जो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके, मिसाल के तौर पर जो है आपके पास यानी कि वो जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कि एक्सेप्टेबल है, उसके बाद अगर कोई आपके पास देखिए चेंज आती है, तो उस चेंज के बाद आपके पास वो जो ऑक्सीजन है वो फूड के अंदर आपके पास अनएक्सेप्टेबल कोई चेंज ले आएगा। मिसाल के तौर पर किस तरीके से, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास कैंड मिल्क हो, वेजिटेबल्स हो, या आपके पास जो गोश्त वाले आपके पास जो है आपके पास फूड्स हैं, फ्लैशी फूड्स हैं, या आपके पास जो है बच्चों के खाने की चीज़ें हैं, सूप हैं, सॉसेज हैं, उनके अंदर अगर 1 to 5 ppm ऑक्सीजन अगर गेन कर जाए, तो वो उसके बाद वो खाने के काबिल वो चीज़ नहीं रहेगी, उसके अंदर अनएक्सेप्टेबल जो चेंज है वो आ जाएगी। इसी तरह अगर आपकी इन जिन प्रोडक्ट्स से मैंने नाम लिया अभी, इन प्रोडक्ट्स के अंदर अगर 3% अगर उसके अंदर से वाटर लॉस कर जाए, तो भी आपकी जो अनएक्सेप्टेबल जो चेंज है वो बेसिकली आपके उसमें आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर आपके पास देखिए अगर 1 to 5 कॉफ़ी है, आप जिसको बनाते हैं उससे आप मिक्स करके अपने कॉफ़ी के कप तैयार करते हैं, तो अगर उस कॉफ़ी के अंदर हमारे पास 1 to 5 ppm ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या आपके पास उसमें से 2% जो है वो मॉइस्चर ऐड हो जाए, तो वो आपकी कॉफ़ी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। इसी तरह जैसे अनानास की तरह के जो फ्रूट्स हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनको कैन किया जाता है, उनकी कैनिंग की गई हो आपने, तो उसके अंदर अगर ऑक्सीजन 5 से 15 ppm ऐड हो जाए, या उसके अंदर से जो मॉइस्चर है वो 3% लॉस कर जाए, तो भी ये फूड जो है आपके कंजम्पशन के काबिल नहीं रहेंगी, उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी। इसी तरह देखिए आपके पास कोई ड्राइड फूड्स हैं, कोई प्रॉपर्ली ड्राई किए गए फूड्स हैं, उन फूड्स के अंदर अगर आपके पास जो है 5 से 15% उसके अंदर ऑक्सीजन जो है ppm के अंदर वो गेन हो जाए, या आपका जो है 1% मॉइस्चर उसके अंदर ऐड हो जाए, तो आपकी जो ड्राइड फूड्स हैं उनके अंदर अनएक्सेप्टेबल चेंजेस आ जाएंगी और आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जो आपके फ्रूट जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं, या आपके पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जैसे कोक, फैंटा, स्प्राइट वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे पास, उनके अंदर अगर 10 से 40 ppm तक ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या उसके अंदर से अगर 3% मॉइस्चर लूज कर जाए, तो भी वो आप उस इन प्रोडक्ट्स के अंदर अनएक्सेप्टेबल जो चेंजेस हैं वो आ जाएंगे। खास तौर पर देखिए आपके पास जो सैलड ड्रेसिंग्स होती हैं,
या ऑयल्स वगैरह होते हैं आपके पास, या ख़ास तौर पे मिसाल के तौर पे जो आपके पास जो किसी चीज़ को तलने के लिए जो चिकनाई वगैरह इस्तेमाल की जाती है, वो ये इनको शॉर्टनिंग का नाम दिया हुआ है। जो तलने वाली तलाई में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अगर उसके अंदर 50 से 200 ppm ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाए, या उसके अंदर से 10% मॉइस्चर ऐड हो जाए, तो भी उस आपके इन चीज़ों में अनएक्सेप्टेबल चेंज आ जाएगी। बिल्कुल जैम्स, जेलीज, सिरप है आपके पास, अचार है आपके पास, जैतून है, सिरका है, इन चीज़ों के अंदर अगर 50 से 200 ppm तक अगर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाए या 3% मॉइस्चर लूज़ कर दे, तो ये प्रोडक्ट्स भी ख़राब हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपके पास अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल हैं, उनके अंदर अगर आप 50 से 200 ppm अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या उसके अंदर से 3% मॉइस्चर लूज़ कर दें, तो भी ये ख़राब हो जाएंगे। और आपके पास जो है इसी तरह हमारे पास जो आपके पास पीनट बटर है, उस पीनट बटर के अंदर भी अगर हमारे पास ख़ास तौर पर अगर 50 से 200 जो ppm है, उसके अंदर आपके पास वो अगर ऑक्सीजन ऐड अप हो जाए, तो आपका वो प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा है किस तरीके से आपकी जो पैकेजिंग की गई है, पैकेजिंग को आपने इस तरीके से बनाना है कि वो आपको अगेंस्ट ऑक्सीजन, अगेंस्ट वाटर, आपको वो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सके, ताकि आपका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो आपके फूड मटेरियल के साथ इंटरेक्ट ना कर सके, वो उसके अंदर कुछ चेंज ना लेके आ सके। अच्छा जी, इसी तरह देखिए सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, पैकेजिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ ऑक्सीजन को रोक लिया या एयर को रोक लिया या मॉइस्चर को रोक लिया, बल्कि आपने और चीज़ों को भी, मसलन ख़ास तौर पर आपने इस चीज़ों को भी देखना है कि आपका जो फूड मटेरियल है उसके कोई स्मेल लूज़ ना करे, तो फूड मटेरियल को स्मेल गेन ना कर ले। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो है आपके पास ये ना हो जाए कि आपका जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग वक्त के साथ साथ गलना शुरू हो जाए, वो पैकेजिंग जो है उसकी चीज़ें, उसकी कुछ लेयर जो है उतरनी शुरू हो जाए और वो फूड के अंदर मिलना शुरू हो जाए। इससे चीज़ से भी आपने बचाना है। फिर आपने देखना है कि जो पैकेज आपकी फूड की पैकेजिंग की गई है, तो उसकी वजह से फूड के अंदर कोई मिलावट ना हो जाए। आप लोगों ने मेलामाइन शायद स्कैंडल सुना हो, तो मेलामाइन जो है एक प्लास्टिक का एक प्रोडक्ट, एक केमिकल है जिसको पैकेजिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली चाइना के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी कि वहाँ पर उन्होंने जो एक सब स्टैंडर्ड उन्होंने पैकिंग यूज़ की गई थी, जिसकी वजह से जो मेलामाइन थी वो आपके पास जो थी वो मिल्क के अंदर वो ऐड हो गई, और उसके बाद आपका जो मिल्क था वो तकरीबन जहर कातिल बन गया। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जो है वो हलाक हो गए, और भी बहुत सारे लोगों को जो है उनको सीरियस किस्म के जो उनके इंटरनल ऑर्गन से वो फेल कर गए, सेप्सिस हो गई, मल्टी ऑर्गन फेलियर जो था वो उसका सामना करना पड़ा। तो इन चीज़ों से भी बचना लाजमी है। अच्छा, इसीलिए हमने देखिए कि हमारे पास जो इंटरेक्शन है, आपकी जो पैकेजिंग के साथ एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करती है, उसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी फिगर शो की थी है। ज़रा देखिए कि देखिए आपके पास लाइट है, लाइट आपकी अगर पैकेजिंग के अंदर से, अगर आपके पास पैकेजिंग आपकी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, पैकेजिंग के अंदर इजीली लाइट पास कर रही है, तो बेसिकली क्या करेगी, ये जब आपकी उस पैकेजिंग से लाइट पास करेगी, वो पैकेजिंग लाइट पास करने के बजाय आपके फूड के अंदर कलर को, फ्लेवर को, न्यूट्रिशनल कोई कंपोनेंट था उसको डिग्रेड कर देगी। इसी तरह जब आपके पास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है और आपकी पैकिंग जो है उसमें से ये पॉसिबल है कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो परमिएट कर जाए, जज्ब कर जाए, और उसके बाद फिर कलर, फ्लेवर या जो है आपके पास ऑक्सीडेशन की वजह से आप उसकी कोई रेंसिड कोई स्मेल आ जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये भी जो है आपके पास ये पॉसिबल है। उसके अलावा एक और प्रोसेस भी पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल देखिए कि मिसाल के तौर पर आपके पास जैसे आपके पास कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मौजूद रहते हैं, उनके अंदर CO2 मौजूद है। फॉर एग्जांपल देखिए कि आपके पास कोई उसके अंदर से कोई लीकेज आ गई है, तो पॉसिबल है कि आपके पास वो जो है CO2 है वो लीक की गई है, और वो CO2 अगर वो आपके पैकेट में से लीक करती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी। इस तरीके से ये इंटरेक्शन भी पॉसिबल है। फिर इसी तरह आपके पास अगर कोई वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, और ये वाटर वेपर आपकी पैकिंग में से एब्जॉर्ब कर लेता है, परमिएट कर लेता है, जज्ब कर लेता है, गुजर जाता है, और उसके बाद ये जो वाटर वेपर है आपके फूड मटेरियल को स्टिकी कर देगा,
उसके जो टेक्सचर है उसको चेंज कर देगा, उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ जो है उसका आगाज़ कर देगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। इसी तरह देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल जो आपका फूड मटेरियल मौजूद है, उस फूड मटेरियल के अंदर लेट्स से कि आपके पास वो कोई पैकिंग जो मौजूद थी, लेकिन इतनी अच्छी पैकिंग नहीं थी। वो पैकिंग की वजह से अब आपके पास जो थी डिहाइड्रेशन शुरू हो गई, गर्मी है तो फूड ने मटेरियल मॉइस्चर को लूज़ करना शुरू किया है। अब अगर आपकी पैकिंग जो है उस मॉइस्चर को निकलने दे तो आपका जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए आपके पास कोई एक्सटर्नल कोई स्मेल है, आपके पास एक्सटर्नल कोई स्मेल है, वो जो स्मेल है अगर आपके पास पैकिंग में से पास कर जाती है, उसकी वजह से वो जो स्मेल है आपके फूड मटेरियल है उसके अंदर भी ऐड हो जाएगी और उसके बाद आपका जो फूड मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड कर देगी। इसके साथ साथ एक जो और बड़ी पॉसिबिलिटी है वो ये कि आपके पास कोई जो पैकेज कंपोनेंट है, हमारे पास जो पैकिंग की गई है उस पैकिंग के अंदर से कोई कंपोनेंट जो था वो पैकेट में से निकल के आपके पास उसने आपके फूड में मिलावट कर दी, फूड का कोई फ्लेवर चेंज हो गया, फूड की कोई उसमें टॉक्सिसिटी आ गई है, फूड का कोई एरोमा चेंज हो गया। इसके साथ साथ देखिए अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी अगर कोई एब्जॉर्प्शन हुई है, जो स्काल्पिंग हुई है कि आपके पास मिसाल के तौर पर कि आपके पास जो फ्लेवर था उस फ्लेवर ने बेसिकली जो है वो आपकी जो कोई सरफेस है उसके साथ रिएक्शन करके पैकिंग का उसकी उस पैकिंग मटेरियल को थोड़ा सा आपने डिग्रेड कर दिया, उसकी स्काल्पिंग कर दी है। ये भी एनवायरमेंट जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके से फूड मटेरियल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं आउटसाइड एनवायरमेंटल चीज़ों के साथ और हमने उसके असर देखे हैं। जो बेटा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, उसमें हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल्स की हम बात करेंगे अब कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं बेसिकली वो किस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजिंग मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं और उनके क्या, फिर हम देखेंगे उनकी डिफरेंट टाइप्स और हर टाइप्स की हम एप्लीकेशन देखेंगे, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, किस तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म की पैकेजिंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, जो आपकी मोस्टली जो पैकेजिंग मौजूद होगी आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, या आप मेटालिक को पैक यूज़ करेंगे, कोई ग्लास यूज़ करेंगे, पेपर यूज़ करेंगे, या पॉलीमर्स यानी कि प्लास्टिक आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप और मज़ीद कुछ यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, हमारे पास कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास जो पैकिंग रहती है वो एक से ज़्यादा जो है उसके अंदर पैकिंग मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाई गई है। मतलब किस तरीके से देखिए हो सकता है कि आपके पास इंटरनली जो है कोई रैपर लगाओ प्लास्टिक को, आउटसाइड कोई गत्ते का आपके पास कंटेनर है, तो आपने दो डिफरेंट किस्म के मटेरियल आपने यूज़ कर लिए, तो ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे पास देखिए कि कोई आपके पास जो मेटल है जैसे एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह की गई होती है, उसके ऊपर आपने देखिए कोई लैमिनेशन की गई होती है, जैसे आपको कोई चमकीला सा कोई प्लास्टिक है उसके ऊपर आपके पास जो है वो पॉलीमर है और वो मेटल है और आपने दोनों को कंबाइन किया हुआ है, उसकी मदद से भी आपने कोई जो मटेरियल बना लिया पैकिंग का, अब वो कॉम्पोजिट मटेरियल होगा, प्योर एक नेचुरल मटेरियल नहीं होगा। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा हमारे पास किसी भी किस्म का आप जो पैकिंग मटेरियल आप यूज़ करें तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पैकिंग मटेरियल की केमिकल कॉम्पोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन करती है कि किस तरीके से आपने जनाब यानी उस पैकेज को यूज़ करना है और उस पैकेज के अंदर किस किस्म की चेंजेस आ सकती हैं। मसलन किस तरीके से आपके उसके अंदर से अगर लाइट पास कर सकते हैं कि नहीं पास कर सकते हैं, उसके अंदर से जनाब यानी उसकी स्ट्रेंथ होगी कि नहीं होगी। ये तो नहीं होगा कि वो डब्बा पिचक जाए और आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाए। उसके अलावा कहीं ये तो नहीं होगा उस प्रोडक्ट के साथ, उस पैकिंग मटेरियल के साथ आपका प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों का पता होना लाजमी है। एंड नॉर्मली इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तकरीबन एक साल के अंदर वो लगभग $100 बिलियन खर्च करते हैं फूड पैकेजिंग के ऊपर। उसमें से देखिए कि आपका जो 40% है, सबसे जो लार्जर पोर्शन है वो पेपर पैकेजिंग है, या जो आपके पास पेपर बोर्ड यानी कि गत्ते की जो पैकिंग है उसके ऊपर है। 18% प्लास्टिक फिल्म है, 12% जो है प्लास्टिक फिल्म है यानी कि जो आपके पास प्लास्टिक की पतली सी कोई लेयर है वो है। 12% हार्ड कोई प्लास्टिक पैकेजिंग है जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल वगैरह या कंटेनर्स वगैरह हैं। 14% एल्यूमिनियम है और 6% जो है कोई स्टील की पैकिंग भी आप यूज़ कर रहे हैं, और जो 10% है वो ग्लास कंटेनर्स है, उसको यूज़ करते हुए $100 बिलियन की जो पैकिंग है वो फूड पैकिंग के अंदर अमेरिकन इंडस्ट्रीज यूज़ कर रहे हैं।
अच्छा जी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मटेरियल जो है जिसको बनाया गया था वो ग्लास मटेरियल था, और ये बेसिकली आपके पास जो है सबसे बेसिक मटेरियल है। इनिशियली ग्लास को ही यूज़ किया गया था पैकिंग के तौर पर, और आज भी जो ग्लास है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे पास मैंने एक ग्लास जार की पिक्चर शो की है, तो अगर आप ये देखिए आपके पास ग्लास जार शो हो रहा है, तो बेसिकली अगर आप इसके टॉप पर देखें तो जो टॉप की बिल्कुल टॉप पर मोस्ट जो एज होता है वो एक सीलिंग सरफेस होता है। उसके बाद आपके जो थ्रेड्स बने होते हैं बेसिकली आपके पास यहाँ पर कोई वर्टिकल कोई नेक है, कोई वर्टिकल नेक है आपके पास, या कोई रिंग की स्टीम है, इसके ऊपर जो ये आपके पास उभरे हुए सर्फेसिस हैं उन्हें हम कह रहे हैं ग्लास थ्रेड कह रहे हैं। उसके जो बाद नीचे ये जो गुलाई वाली चीज़ होती है जिसको आप कह रहे हैं ट्रांसफर बीट कह रहे हैं, ये जो आपके पास एक शोल्डर है उस जार का, यहाँ पर आपकी टॉप की आपके पास जो है कोई फिनिशिंग है, उसके इसके नीचे वाले हिस्से के अंदर वहाँ पर हमारे पास कोई नेक रिंग है, कोई पार्टिंग लाइन है, दरमियान में जो है आपने जब ग्लास को बनाया है उसको मोल्ड किया है तो उसके लिए जो जहाँ पर ग्लास को जोड़ा गया है ये जोड़ है, ये ग्लास का जोड़ है, यहाँ पर मोल्ड किया गया है। उसके बाद ये यहाँ से ग्लास की साइड वॉल है, यहाँ से जो बैठने वाली उसकी जगह ग्लास को टिकाने वाली वो उसकी हील है। सारा ये हिस्सा बॉडी पर मुश्तमिल है। उसके साथ साथ आपके जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको आप बियरिंग सरफेस कह रहे हैं, जिसने बोझ को या टूटने या शेयरिंग को उसने जो है अपना रखना है। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है उसको आप कह रहे हैं बॉटम प्लेट पार्टिंग लाइन है, जो कि आपके आउटसाइड को चीज़ों को सेपरेट कर रही है फूड मटेरियल से। इसके अलावा आपकी जो कैप्स हैं, देखिए जो कैप्स होते हैं हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म की कैप्स हमारे पास हो सकती हैं, यानी कि आपके पास एक पुश ऑन ट्विस्ट ऑफ, ये पीटी इसको कैप कहते हैं, यानी कि बाज़ बात आप देखते हैं कि आप क्या करते हैं कि आप जो है दबा कर किसी चीज़ का ढक्कन खोल लेते हैं, आपको घुमाना नहीं पड़ता, ट्विस्ट नहीं करना पड़ता, तो ये आपके पास एक कैप हो सकती है। दूसरी कॉन्टीन्यूस थ्रेड कैप है कि आपके पास क्या करते हैं कि वो दबाना नहीं पड़ता, आप उसको ट्विस्टिंग करते हैं, आप उसको कॉन्टीन्यूस उसको थ्रेड पे घुमाते हैं, तो उसको हम CT कहते हैं। तो CT बेसिकली स्टैंड्स फॉर कॉन्टीन्यूस थ्रेड एंड PT स्टैंड्स फॉर पुश ऑन ट्विस्ट ऑफ। तो इसकी मदद से आप जो है ये डिफरेंट किस्म की कैप्स हैं जो कि ग्लास जार को ऊपर लगी हो सकती हैं, जिसकी मदद से आप जो है वो पैकेजिंग जो आपका ग्लास जार है उसको प्रॉपर्ली आपने इंश्योर किया हुआ है, उसको सेव किया हुआ है। अच्छा जी, अब जो ग्लास है बेसिकली जो ग्लास है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनर्ट पैकेजिंग मटेरियल। ये बहुत अच्छा इनर्ट पैकेजिंग मटेरियल है, और ख़ास तौर पर ये गैसेस के अगेंस्ट, वाटर वेपर के अगेंस्ट, एरोमास के अगेंस्ट ये एक बैरियर क्रिएट करता है। फिर जो है कंप्रेशन के अगेंस्ट या हीट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, या आपके पास जो है ये इसकी अच्छी स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा जो है आप प्रोडक्ट की जो असल प्रोडक्ट है, देखिए जैम आप लें, आप इसको देख सकते हैं ग्लास की वजह से आपको नज़र आ रहा होगा, आप प्रोडक्ट को व्यू भी कर सकते हैं। फिर ग्लास को आप माइक्रोवेव के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए कि आपके पास जो ग्लास कंटेनर है वो बेसिकली जो है उनका एक जो बड़ा फ़ायदा है वो ये कि आप जो है उनको बाद में रिसाइकल भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जैम वगैरह की जो बॉटल हैं घरों के अंदर आप बाद में उसके अंदर नमक वगैरह, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, या आप और इस तरह की चीज़ें आप उसको डाल सकते हैं, आपके पास उसका एज अ बाय प्रोडक्ट आपको वो उसमें अवेलेबल हो जाता है। फिर देखिए कि उसके बाद ख़ास तौर पर एक चीज़ ये भी पॉसिबल है कि आपका, क्योंकि वो इनर्ट है ग्लास, जैसे आपके पास हम जो शीशे की बोतलें होती हैं पेप्सी, कोका कोला वगैरह की, अब जब वो कंज्यूमर वो बॉटल वापस करते हैं तो जो आपका प्रोड्यूसर है वो क्या करता है उसको वॉश करने के बाद उसको जो दोबारा वो फिल कर लेता है और वो उसको दोबारा सप्लाई कर देता है। तो ये जो है हमारे पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर के मुल्कों में दूध के लिए ख़ास तौर पर, और बियर के लिए, और जो है हमारे पाकिस्तान में सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ इसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी हैं, हम ज़रा देखते हैं अभी वो साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। एक जो बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि आपके पास जो ग्लास जार है उसका बड़ा वेट होगा, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ग्लास जार। और ख़ास तौर पर देखिए जो ग्लास जार आपने रिटर्न करना है उसने डिस्टेंस कवर करने, उस डिस्टेंस में तोड़ फोड़ होगी। जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, जो बॉटलिंग करने वाले हैं, उनका खर्चा बढ़ जाता है, कहते हैं यार बोतलें ले गया हो, खर्च टूट भी जाएंगी, फिर उनको धोएं फलाना करें। वो कहते हैं बड़ी अच्छा आसान है, प्लास्टिक की बॉटल इस्तेमाल करो, अपनी जान चलाओ। इस वजह से ये चीज़ें भी बाद उसके अंदर
मैटर करती है। अब ये देखिए जो टिपिकल हमारे पास एडवांटेजेस हैं ग्लास कंटेनर्स के, वो एक तो ये है कि वो इनर्ट है, कोई रिएक्शन नहीं करता, फिर गैस वाटर वेपर एरोमा के अगेंस्ट उसका टोटल बैरियर है, उसके अलावा उसकी अच्छी कंप्रेशन रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस अच्छी है, प्रोडक्ट को आसानी से आप खुले आम देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, आप ग्लास को माइक्रोवेव कर सकते हैं। फिर जो शीशे के जार के अंदर जो चीज़ होगी, आप फॉरन कंज्यूमर ये समझता है कि नहीं नहीं यार अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। फिर देखिए कि आपके पास जो शीशे के जार में नॉर्मली जो चीज़ होती है, आप उसको ईजिली जो है एक ढक्कन से उसका जो लिड है उसको आप क्लोज कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, ग्लास जार को ईजिली आप रिसाइकल कर सकते हैं, फिर एम्प्टी ग्लास जार को आप रिफिल भी कर सकते हैं। ये हमारे उसकी एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो ग्लास जार है बड़ा हैवी है, फिर खुदा न खास्ता आपके हाथ से स्लिप कर जाए तो इसके टूटने का बहुत ज़्यादा गहरा चांस है। इसके अलावा इसके अंदर जो थर्मल शॉक है उसका बड़ा असर होता है। मिसाल के तौर पर देखिए ग्लास है, जो चीप क्वालिटी का ग्लास होता है जो पैकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, मोटा ग्लास है, यानी कि आप एकदम इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके इसको बहुत ज़्यादा गर्म करें, आप इसको कोई थर्मल शॉक दें, इफ़ यू गिव इट अ रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, उसकी वजह से ये क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखिए जैसे आपको मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल की बात यह है कि ग्लास को झटका लग गया एकदम, आपकी जो है गाड़ी में लेके जा रहे थे, जंप लग गई, पैकिंग मटीरियल जंप लगने की वजह से वो ग्लास टूट सकता है, ये प्रॉब्लम इसके अंदर है। इसके साथ साथ हमारे पास जो ग्लास है उसके अंदर जो है अगर आपने ग्लास को कलर नहीं किया हुआ, ग्लास के ऊपर कुछ स्टिकर नहीं लगाया हुआ, तो ये सनलाइट के अगेंस्ट भी ये कोई आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, और आपका जो फूड मटेरियल है वो विदाउट प्रोटेक्टिंग सरफेस, आउटर सरफेस, वो इजीली जो है डिग्रेड हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास जो दूसरा इम्पॉर्टेंट मटेरियल है पैकेजिंग का वो मेटल्स है। देखिए जो मेटल्स के लिए ख़ास तौर पर तकरीबन हम ना लगभग 18वीं सदी से हम जो है टिन की बनी हुई आपके पास बेसिकली आयरन कैन, आप फूड मटेरियल्स को जो है आप उसको जो है महफूज करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे। उसके साथ साथ आज के दौर में स्टील और एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर जो है आप उसको क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात इनकी स्टील और एल्यूमिनियम की पतली पतली लेयर्स को आप प्रॉपर्ली कोट करके और उसको फिर जो है कंटेनर्स की शॉप में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आपने देखा कि जो हमारे पास ग्लास बैरियर प्रोवाइड करता था अगेंस्ट गैसेस, वाटर वेपर्स एंड एरोमास, एल्यूमिनियम और स्टील जो है वो भी कंप्लीट आपको बैरियर प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट गैसेस, अगेंस्ट वाटर वेपर्स, अगेंस्ट एरोमास। इसके साथ साथ देखिए कि इनकी जो जो बेसिकली जो आपके मेटालिक जो पैकिंग है उसकी बहुत अच्छी हीट रेजिस्टेंस है। उसके अलावा वो फिजिकल और थर्मल शॉक को एज कंपेयर टू द ग्लास, इसको शॉक बर्दाश्त, जैसे आपका मेटल है गिर भी जाएगा तो बेसिकली आपके फूड मटेरियल को डैमेज नहीं होने देगा, तो टूटेगा भी नहीं, शायद थोड़ा बहुत उसकी शेप चेंज हो जाए लेकिन शायद वो ना भी हो, उसके अंदर जो थर्मल और जो फिजिकल शॉक बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो स्टील होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से इसको आप थर्मल प्रोसेसिंग करने के लिए फूड्स की बहुत ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब लेकिन इसका एक जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि जो स्टील है और आपका जो एल्यूमिनियम है ये इनर्ट एज सच इनर्ट नहीं है जिस तरह आपका ग्लास इनर्ट है। इसका मतलब ये है कि आपने एल्यूमिनियम और आपने स्टील को प्रॉपर्ली आपने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कोटिंग करनी है जो है, ताकि आपका जो फूड है वो डायरेक्टली एल्यूमिनियम या उसके आपके स्टील के साथ कांटेक्ट ना करे बल्कि उस कोटिंग के साथ कांटेक्ट करे, ताकि आपके पास जो है वो आपका फूड मटेरियल है कंटामिनेट ना हो जाए। तो नॉर्मली कोटिंग करने के लिए टिन को या क्रोमियम को आप यूज़ करते हैं। आप टिन या क्रोमियम को जो है स्टील की कोटिंग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद आप बाज़ एक और एडिशनल आप कोटिंग लगा देते हैं, कोई पॉलीमेरिक आप कोई कोटिंग आप लगा देते हैं ताकि आपकी जो है मज़ीद प्रोटेक्शन उसकी पॉसिबल हो सके। अच्छा जी, जो हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर ख़ास तौर पर कोई टिन या क्रोमियम कोटिंग यूज़ नहीं की जाती, बल्कि आप डायरेक्ट ही उसके ऊपर कोई एनिमल आप लगा देते हैं, कोई आप उसके ऊपर पॉलीमेरिक कोई आप जो है
वो चीज़ लगा देते हैं, जिसको लैकर पॉलीमेरिक पेंट, को पॉलीमेरिक एनामल लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वो प्रोटेक्शन हो जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ जो बड़ा एडवांटेज है आपके जो है मेटल कंटेनर्स का, वो ये कि ये आपके पास फूड प्रोडक्ट्स को सनलाइट से बड़ा अच्छी तरह बचाता है। और ख़ास तौर पर ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो कि लाइट सेंसिटिव हो, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स मिसाल के तौर पर जो है जो आपका उनको जो है आपकी सनलाइट से ये बचा लेता है। फिर जो मेटल कैन्स हैं, इनको बहुत आसानी से आप रिसाइकिल भी कर सकते हैं, या हाईली रिसाइकलेबल। फिर उसके साथ साथ आपके जो मेटल कंटेनर्स हैं, बेसिकली ये जो मेटल कंटेनर्स हैं, इनके अंदर एक जो चीज़ मिसाल के तौर पर जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपको इनके स्टेप वाइज इनकी प्रोडक्शन करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर क्या है कि आपके पास देखिए कि आपको जो है आप इसकी बॉटम कहीं बन रही होगी, उसकी शायद इसको आप एक ही फैक्ट्री के अंदर आप कंप्लीट नहीं करते, इस वजह से आपकी जो सप्लाई चेन के अंदर बॉटल नेक है आपकी वो आ सकती है, आपकी सप्लाइंग के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास देखिए कि जो चंद बेसिक एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास इन मैटर्स के, वो मैंने आपको शो किए हुए हैं। कि बिल्कुल एडवांटेजेस में ये मेटल भी उसी तरह आपके पास ये बैरियर है अगेंस्ट गैस, वाटर वेपर, एरोमा, इसकी अच्छी कंप्रेशन रेजिस्टेंस है, अच्छी हीट रेजिस्टेंस है। इसके अलावा इट हैज़ गुड थर्मल एंड फिजिकल शॉक रेजिस्टेंस, लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, और फिर आपको ये रिसाइकलेबल है। जबकि डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे जो मेजर डिसएडवांटेजेस है, जो मेटल इनर्ट नहीं है और इसको कोटिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा थोड़े बहुत ही हैवी ज़रूर है, लेकिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मल्टी स्टेप मैन्युफैक्चरिंग है, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर कि आपके पास जो है हाई कैपिटल चाहिए इसको बनाने के लिए। एक और जो साइड इफेक्ट है इसका ये कि एज़ कम्पेयर टू द ग्लास, ये कोई आपका जो फूड मटेरियल है उसके लिए कोई व्यूइंग प्रोवाइड नहीं करता। आप अपने फूड मटेरियल को व्यू नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, उसके अंदर ये भी उसके अंदर प्रॉब्लम मौजूद है। जो हमारे पास नेक्स्ट मटेरियल है वो हमारे पास प्लास्टिक है। अब हम प्लास्टिक में देखते हैं। जो प्लास्टिक्स हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर ये बड़ी एबिलिटी होती है ख़ास तौर पे कि आप उससे आसानी से डिफरेंट किस्म की जो शेप्स हैं पैकिंग की बना सकते हैं। मसलन आप उससे प्लास्टिक के जार्स बना सकते हैं, आप बॉटल्स बना सकते हैं, ट्रे बना सकते हैं, कोई फिल्म्स बना सकते हैं, कोई लेयर्स बना सकते हैं। तो इस वजह से आप प्लास्टिक्स को बहुत ज़्यादा वाइडली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ख़ास तौर पर देखिए कि आपके पास जो प्लास्टिक्स हैं, हमारे पास बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास प्लास्टिक्स की क्लासें जो है आपके पास टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स मौजूद हैं फूड पैकेजिंग के लिए। जो है उनके लिए एक जो है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और दूसरे आपके थर्मोस्टैटिक जो पॉलीमर्स हैं उन पर वो मुश्तमिल होते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं बेसिकली ये लीनियर या ब्रांच्ड होते हैं, इनके अंदर किसी किस्म के कोई क्रॉस लिंक्स मौजूद नहीं होते। ये जो पॉलीमर्स हैं, थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और ख़ास तौर पर जब इनको हीट किया जाता है तो ये मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं। मसला है कि वो अपनी जो है जब जो है लेकिन वो जब कूल करते हैं तो ये फिर अपनी ओरिजिनल हालत पर वापस चले जाते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं इनको आसानी से या तो आप मोल्ड कर सकते हैं या आप इनको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड मैंने आपको बताया था कि आपने जिस तरीके से ये सवैयों वाली मशीन में से आप कोई चीज़ निकालते हैं, इस तरह से एक्सट्रूजन एक प्रोसेस है, तो आप इनको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। इसीलिए जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स हैं क्योंकि इनको बार बार आप मोल्ड कर सकते हैं, बार बार इनको एक्सट्रूड कर सकते हैं, इस वजह से थर्मोप्लास्टिक्स को बहुत दफ़ा आप रिसाइकल कर सकते हैं इवन आफ्टर देयर यूज़ इन फूड पैकेजिंग। तो फूड पैकेजिंग के इस्तेमाल के बाद भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं ये हमारे पास फूड पैकेजिंग के अंदर ये सबसे मेजर कैटेगरी है और ख़ास तौर पर ये बहुत अच्छी मैकेनिकल, ऑप्टिकल, बैरियर और थर्मल जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वो एग्जिबिट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके स्पेसिफिक पॉलीमर पर, पॉलीमर प्रोसेसिंग पर और ख़ास तौर पर पॉलीमर्स में जो एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। जो आपके पॉलीमर्स के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के स्पेशल एडिटिव्स ऐड करते हैं जिनको हम प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। ये जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये आपके प्लास्टिक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। स्टेबलाइजर्स जो हैं वो पॉलीमर्स को एक स्पेशल किस्म की रेजिस्टेंस देते हैं अगेंस्ट
डिग्रेडेशन बाय हीट एंड लाइट। इसी तरह हमारे पास जो कोई एंटी स्टैटिक एजेंट्स भी मौजूद होते हैं आपके उस जो है पॉलीमर्स के अंदर, जो कि ख़ास तौर पर आपके एंटी स्टैटिक जो एजेंट्स हैं वो रोकते हैं कि पॉलीमर आपका जो प्लास्टिक है बेसिकली वो आपके किसी पैकेजिंग वाले मटेरियल के साथ चिपक ना जाए, और उसकी वजह वहाँ पे उस चीज़ को रोकने के लिए आप उसके अंदर जो है एंटी स्टैटिक एजेंट्स भी डाल देते हैं। जो थर्मोसेट पॉलीमर्स हैं बेसिकली आपने इनको जो है क्रॉस लिंक एक होते हैं, एक नेटवर्क से बना होता है, और जब इनको हीट किया जाता है तो ये एक नेटवर्क की शक्ल में आ जाते हैं। और ख़ास तौर पर जब जो है इसको इसीलिए क्रॉस लिंकिंग एजेंट की मदद से इसको प्रोसेस किया जाता है। जब ये अपनी ओरिजिनल शेप में एक दफ़ा जो है आप उनको कास्ट कर लें, उसके बाद थर्मोसेट जो पॉलीमर्स हैं इनको दोबारा आप रीहीट करके या आप जो है इनको दोबारा किसी और शेप में मोल्ड नहीं कर सकते। जो थर्मोसेट पॉलीमर्स हैं दे आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन फूड पैकेजिंग, लेकिन ख़ास तौर पर इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, और ये जो फूड पैकेजिंग जो क्लोजर है यानी कि जो मेन पैकेट है आउटसाइड जो पैकेट है बड़ा, उसकी बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, जो थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर्स हैं इनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि ये इनएक्सपेंसिव है, सॉरी जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपका वो ये बड़े सस्ते हैं, और ख़ास तौर पर कि जो है आप इनको फूड पैकेजिंग के अंदर बड़े सस्ते से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि फ्लेक्सिबल, सेमी रिजिड और रिजिड कंटेनर्स, लाइट वेट ऐसे आप या ऐसे कंटेनर्स जिनके ऊपर कोई कोरोजन ना हो या जो कि शॉक रेजिस्टेंट हो, हीट सीलेबल हो, आप इस तरह के कंटेनर्स इसमें से आसानी से बना सकते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक कंटेनर्स हैं कुछ आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ माइक्रोवेवेबल होते हैं, और उसके अलावा जो है इनकी ख़ास तौर पर इन प्लास्टिक्स की कुछ अच्छी हीट रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है। इसका मकसद है कि आप इसको जो है हॉट लिक्विड से भी इसको फिल कर सकते हैं, और इसको आप बाज़ बात कन्वेंशनल ओवन्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो सेमी रिजिड या रिजिड कंटेनर्स हैं, उनको रिसाइक्लेबल वो मटेरियल है। और जो सबसे अंदर इसकी में बात यह है कि हमारे पास जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो इसी तरह जैसे ग्लास और मेटल के अंदर अच्छी ग्लास और मेटल ने इम्प्रूवमेंट की है, तो इसी तरह जो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनकी भी जो है वो प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, कि अब इनकी अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है कि अब आप बाज़ औक़ात इनको ग्लास और मेटल के नेमुल बदल के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मसला क्या है कि ग्लास और मेटल के मुकाबले में जो प्लास्टिक्स हैं वो हमें कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करती अगेंस्ट गैसेस, वाटर वेपर्स या एरोमास। इसी वजह से क्योंकि जो प्लास्टिक मटेरियल है उसकी कोई परमिएबिलिटी है बेसिकली, जो कि वाटर वेपर, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या ऑक्सीजन प्लास्टिक में से पास कर सकते हैं, और ये डिपेंड करते हैं पॉलीमर के ऊपर, उस प्लास्टिक के ऊपर, उस प्लास्टिक की क्या कॉम्पोजिशन थी, उसका क्या स्ट्रक्चर था। इस वजह से आपको ये सोचना पड़ता है कि मिसाल के तौर पर आप कोई प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं फूड पैकेजिंग के लिए, और आप उसको कुछ डिज़ायर्ड शेल्फ लाइफ के लिए, तो आपको सोचना पड़ेगा ये शेल्फ लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा भी कि नहीं करेगा। जो प्लास्टिक्स हैं इनको अक्सर जो है लेयर्स की शक्ल में कंबाइन किया जाता है, ताकि आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमर्स को आप लेयर्स की शक्ल में कंबाइन कर लेते हैं, डिफरेंट पॉलीमर्स को, ताकि हर पॉलीमर से आपको एक सेपरेट किस्म का बैरियर मिल सके, ताकि आप अपनी पैकेजिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको इम्प्रूव कर सकें। अच्छा जी, इसी तरह जैसे ग्लास के केस में अगर प्लास्टिक जो कंटेनर है वो ट्रांसपेरेंट होगा, तो जो लाइट होगी वो आपके फूड्स को ख़राब कर देगी, डिग्रेड कर देगी, और ख़ास तौर पर जो ऐसे रिएक्शन जो कि जिनके अंदर लाइट जो है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पर आपको वो रिएक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ख़ास तौर पर एक चीज़ और कि आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप प्लास्टिक के अंदर कोई पिगमेंट ऐड कर देते हैं, प्लास्टिक को रंगदार बॉटल में कन्वर्ट कर देते हैं, रंगदार, या उसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर अच्छा सा लेबल चिपका देते हैं, या उसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर प्रिंटिंग कर देते हैं कंटेनर के ऊपर, ताकि आपका जो सेंसिटिव फूड मटेरियल है वो लाइट की वजह से डिग्रेड ना हो। जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं हमारे पास, उन प्लास्टिक मटेरियल्स के अंदर बेसिकली आपके पास जो है मेटल्स या ग्लास वाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होती, सिर्फ कुछ ही ऐसे प्लास्टिक हैं
जिनके पास अच्छी हीट रेजिस्टेंस मौजूद है हीट प्रोसेसिंग के लिए या खाने वगैरह बनाने के लिए, और इसीलिए जो एक ख़तरा है हमारे पास वो ये कि जो प्लास्टिक के एडिटिव्स हैं प्लास्टिक में जो मौजूद है, या आपके प्लास्टिक में कोई ऐसे रेजिडुअल मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो पॉलीमर्स बनाते हैं, जो प्लास्टिक्स बनाते हैं, उनके अंदर इसलिए चांस होता है कि वो आपके फूड में कहीं मिल ना जाए। इस वजह से आपने ख़ास तौर पर ऐसे प्लास्टिक यूज़ करने हैं जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी मिनिमम से मिनिमम है। उसके अलावा बाद बार ऐसा भी होता है कि जो है आपके कुछ दफ़ा प्लास्टिक की कोई स्मेल या फूड की जो स्मेल है वो प्लास्टिक में जज्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो फूड की क्वालिटी है वो मुतासिर हो जाती है। अच्छा, आजकल के दौर में हमारे जो अक्सर प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं फूड पैकेजिंग के लिए वो रिसाइकलेबल नहीं है। इसी वजह से आपको जो है मिसाल के तौर पर, लेकिन जो है खुशकिस्मती की बात यह है इनकी जो अमाउंट है वो रिसाइकलेबल प्लास्टिक कंटेनर से कम है। जो टिपिकल हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं मैंने आपको इस टेबल की शो में शो किए हुए हैं। एडवांटेजेस में आपके जो प्लास्टिक है इनएक्सपेंसिव मटेरियल है, उसके अलावा जो है आपके उसकी जो पैकेजिंग में कन्वर्ट करना इनएक्सपेंसिव है, वर्सेटाइल है, किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, सेमी रिजिड शेप में आप दे सकते हैं, मोल्ड किया जा सकता है, लाइट वेट है, करोजन नहीं होती, शॉक रेजिस्टेंस है, हीट सीलेबल है, ट्रांसपेरेंट है, उनको आप कलर ऐड कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक को माइक्रोवेव भी किया जा सकता है, कुछ प्लास्टिक की हीट रेजिस्टेंस भी है, कुछ को आप जो है रिसाइकल भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, गैस, वाटर वेपर और एरोमा के अगेंस्ट तो जो है ये परमेबल है, उसमें से ये पास कर सकती है, निकल भी सकती है, ऐड भी हो सकती है। उसके अलावा प्लास्टिक में से खतरा है कि प्लास्टिक में मौजूद केमिकल जो एडिटिव्स हैं, मोनोमर्स हैं, वो कहीं फूड में ना मिल जाए। उसके अलावा आपके जो फूड के अज्जा हैं वो भी आपके प्लास्टिक के अंदर जज्ब हो सकते हैं। उसके अलावा इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनकी हीट रेजिस्टेंस बहुत कम है, और कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रिसाइकल नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, हमारा जो लास्ट मटेरियल है वो पेपर है। जो पेपर है सबसे ज़्यादा आप फूड पैकेजिंग के अंदर पेपर को यूज़ करते हैं। पेपर को आप हर किस्म की जो पैकिंग है उसमें यूज़ कर रहे हैं, मसलन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, यानी कि आप हर लेवल पर इसके ऊपर आप इसको पेपर को यूज़ कर रहे हैं। पेपर का एडवांटेज ये है कि सबसे ज़्यादा ये वर्सेटाइल मटेरियल है, इसको आप बड़ी फ्लेक्सिबल है, इसको सेमी रिजिड पैकिंग में आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी मदद से सिंगल या आप मल्टी लेयर बैग्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप पेपर को थिकनेस को आप इम्प्रूव करके आप पेपर बोर्ड या कार्ड बोर्ड वाला भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ख़ास तौर पर जो मिसाल के तौर पर आप अगर चाहें पेपर बोर्ड को आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कोई कॉरुगेटेड कोई आप पेपर बोर्ड बना के, जिसकी वजह से आप जो खास तौर पर जो बॉक्सेज आपने कभी देखा होगा बड़े सख्त किस्म के ये एसी वाले जो बॉक्स होते हैं, ये गत्ते के बॉक्स होते हैं लेकिन बड़े सख्त बॉक्स होते हैं, तो आप इसको बड़े आसानी से इसको उस हालत में ले सकते हैं। इस किस्म की जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड है वो टर्शरी और क्वार्टरनरी पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो पेपर है बेसिकली पेपर का एक जो बड़ा बेनिफिट है ये कि ये पार्शियल या कंप्लीट बैरियर है लाइट के अगेंस्ट। दूसरा, इसको आप जो है ट्रांसपेरेंट और जो है क्लियर मटेरियल्स के अंदर भी इसको आप बना सकते हैं। और साथ साथ में आपके पास देखिए कि जो हमारे पास पेपर का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो वुड है, वो आपके पास जो है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, और इसी वजह से जो पेपर है बेसिकली पेपर रिसाइक्लेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, गल सड़ जाता है, तो इसके माहौल को ये पलूट नहीं करता। जो मेन डिसएडवांटेजेस है पेपर के वो ये कि बेसिकली ये आपके वाटर वेपर और ऑक्सीजन के अगेंस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल आपको बैरियर प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये हीट सीलेबल नहीं है, यानी कि हीट की मदद से आप इसको सील नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक को अगर आप गर्म करें तो सील बन सकती है, पेपर को गर्म करके आप सील कोई नहीं बना सकते। फिर जो है इन खामियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पेपर या पेपर बोर्ड को किसी वैक्स या पॉलीइथाइलिन या किसी और किस्म के पॉलीमर से आप उसको लैमिनेट कर देते हैं, ताकि आपके पेपर के अंदर अच्छी बैरियर प्रॉपर्टीज़ आ सकें, थोड़ी बहुत उसके अंदर हीट सीलेबिलिटी आ जाए। अच्छा, जो हमारे पास मसला क्या है, अगर आपके पास कोटेड या लैमिनेटेड पेपर होगा या पेपर बोर्ड होगा, इसको आप रिसाइकल आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास
जदीद ममालिक में, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है जहाँ पर इस किस्म के लेयर्स को सेपरेट किया जाता है, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता उन लेयर्स को अलग अलग आप जो है रिसाइकलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ जो है टिपिकल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पेपर पैकेजिंग के शो किए हैं। पेपर जो है वर्सेटाइल है, रिजिड है, सेमी रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, मैकेनिकल उसकी अच्छी प्रोटेक्शन है, लॉजिस्टिक फंक्शन उसकी अच्छी है, बैरियर टू लाइट है, उसके अलावा जो है रीन्यूएबल रिसोर्स है, रिसाइकलेबल है, जो है आपके पास वो बायोडिग्रेडेबल है। डिसएडवांटेजेस मेजर वाटर वेपर एरोमाज या गैस के लिए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, इजीली वो एंटर हो सकते हैं, हीट सीलेबल नहीं है, और अगर इसको कोट या लैमिनेट किया हो तो आप इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। This was our lecture number 10, food packaging. This lecture is also available on your ocw.kfuert.edu.ek. उसके अलावा ये लेक्चर आपके LMS और YouTube चैनल पर अवेलेबल है। लेक्चर नोट्स भी आपके OCW और LMS पर अवेलेबल है। Please watch the video. Please go through this lecture. If you have any questions regarding this lecture, you can always write me an email or you can also WhatsApp पर मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप अपने लाइव सेशन में भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।